पुस्तक 15 अध्याय 1 पूरी कहानी। इतने सालों से दबा हुआ दर्द और निराशा उसकी चीखों के साथ बाहर आ गई। धीरे धीरे म्यू नॉर्टसन ने अपनी चेतना वापस पाई और जी निंग को छोड़ दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, अब मैं ठीक हूँ। मैं अभी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। मैंने आपके सामने खुद को मूर्ख बना लिया। हम भाई हैं, ऐसी बातें क्यों करते हो? निंग ने नॉर्टसन की ओर देखा। छोटे प्रशिक्षु भाई, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, नॉर्टसन ने सिर हिलाया। जो होना था हो चुका। नॉर्टसन ने निंग की ओर देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यह एक निषिद्ध क्षेत्र है जिसकी कड़ी सुरक्षा है। यहाँ तक कि दिव्य अमर भी अंदर नहीं घुस सकते। निंग ने अपने थके हुए निराश कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की ओर देखा। उसके दिल में दर्द हुआ। ऐसे समय में उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई कुछ भी कहने से कतरा रहा था। निंग ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि यह एक निषिद्ध क्षेत्र है। मुझे ये भी पता है कि यह फ्लिमडोर कमांडरी की ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला है। अपनी क्षमताओं के बल पर अगर मैं यहाँ प्रवेश करना चाहूँ तो कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, बताओ क्या हुआ है? पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्टसन ने अपना सिर हिलाया। अगर मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़े तो क्या आप नहीं पूछेंगे? निंग ने प्रतिवाद किया। नॉर्टसन चौंक गया। ये सच था, वे भाई जैसे थे। अगर निंग इतनी मुश्किल स्थिति में होता तो नॉर्टसन उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। मुझे बताओ, निंग ने गंभीरता से कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नॉर्टसन ने निंग की ओर देखा। तुम्हें बताना तुम्हारा नुकसान होगा। मैं पहले ही शापित हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम भी शापित हो। निंग समझ गया कि इसमें जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। उस महल के आसपास मौजूद लूज इमॉर्टल्स की संख्या निंग को ये बताने के लिए काफी थी कि यहाँ ईस्टवुड्स पर्वत श्रृंखला में जितनी शक्ति एकत्रित हुई थी वह स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले के पास मौजूद शक्ति के बराबर थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। जहाँ तक इस जगह के पीछे की महान शक्ति का सवाल है, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मुझे कम मत आंकिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह एक निषिद्ध क्षेत्र है जहाँ आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं इसमें प्रवेश करने में सफल रहा। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, निंग ने गंभीरता से कहा। अमर भाग्य सम्मेलन के बाद मैं एक दावफादर के स्कूल में शामिल हो गया और दावफादर का शिष्य बन गया। वृद्ध कुलपति ने निंग को केवल ये कहने से मना किया था कि वह उनका शिष्य है। जब तक निंग कुलपति सुभूति शब्द नहीं कहता तब तक वह अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा था। क्या? नॉर्टसन दंग रह गया। मैंने 30 से ज्यादा सालों तक प्रशिक्षण लिया है और मेरी शक्ति काफी बढ़ गई है। आखिरकार मुझे मास्टर से ग्रैंड जिया लौटने की अनुमति मिल ही गई। निंग ने नॉर्टसन की ओर देखा। अगर मुझे सचमुच कोई खतरा भी हुआ तो मेरे गुरु हस्तक्षेप करके मुझे बचा लेंगे। ग्रैंड जिया की दुनिया इस समय सचमुच खतरनाक अंतर्धाराओं से भरी हुई है और यहाँ तक कि एक छिपी हुई शक्ति भी है जो स्वयं ग्रैंड जिया सम्राट से लड़ने में सक्षम है। लेकिन अगर मेरे गुरु हस्तक्षेप करें तो वे बड़ी आसानी से मेरी जान बचा सकते हैं और इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। नॉर्टसन चकित था। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? जरा देख लो। निंग ने हाथ हिलाया। तुरंत एक के बाद एक उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुईं, जो एक साथ एक तंग ढेर में रखी हुई थीं। क्योंकि उन सभी को इसी कमरे में रखना था, इसलिए वे सभी एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं। ये नॉर्टसन इन शीर्ष श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों की शक्ति को महसूस कर सकता था। निंग ने कहा, अब तक आप इन्हें पहचानने में सक्षम हो गए होंगे। उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें? नॉर्टसन ने अनुमान लगाया। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। यहाँ 1000 हैं। नॉर्टसन का गला रुंध गया। हालांकि वह इस निषिद्ध क्षेत्र में था जहां उसने इस रहस्यमयी शक्ति की असली ताकत का एक अंश ही देखा था। फिर भी वह जी निंग को देखकर दंग रह गया। उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ती तलवारें, उनमें से हर एक बेहद कीमती थी। 1000 का एक सेट तो बिल्कुल अकल्पनीय था। जब मैंने अपने गुरु का संरक्षण छोड़ा तो मेरे गुरु ने मुझे ये उपहार में दिए। निंग ने नॉर्टसन की ओर देखा। इसके अलावा मैं इस निषिद्ध क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर पाया। क्या अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? नॉर्टसन को स्थानांतरित किया जाने लगा था। इस पर एक नजर डालो। निंग का शरीर फड़क उठा। स्विश, वह एक दूसरे म्यू नॉर्टसन में बदल गया। वही ग्रे वस्त्र पहने, वही थका हुआ रंग और सिर पर कुछ सफेद बाल। लेकिन नॉर्टसन अविश्वास से निंग को घूर रहा था। आभामंडल भी बिल्कुल एक जैसा है। कर्म पुण्य की मात्रा भी एक जैसी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर से बदलाव। निंग फिर इमोर्टल फाइवक्रेज में तब्दील हो गई, फिर फ्लेम गॉड जियांग लियू फैंग में, फिर यंग फ्लेम नोंग में, फिर सेलेस्टियल इमोर्टल किंग यान में। वह शीघ्र ही 10 से अधिक आकृतियों में बदल गया, जिन्हें दोनों ने पहचान लिया और फिर अपने सामान्य रूप में आ गया। क्या तुम अब भी मेरे बारे में चिंतित हो? निंग ने नॉर्टसन की ओर देखा। मुझे आप पर यकीन है जब आप कहते हैं कि आपने एक दादाजी को अपना गुरु बनाया। मैंने तो ऐसी परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं। नॉर्टसन ने सिर हिलाया, फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि आप, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, जो कुछ भी हुआ उसे जरूर समझना चाहते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। निंग ने राहत की सांस ली। नॉर्टसन बैठ गया। हमारे पास अभी भी 1 घंटे से थोड़ा कम समय है, इसलिए मैं यूजिया से मिलने के समय से शुरुआत करूंगा। सालों पहले स्टिलवाटर सिटी में मेरी मुलाकात यूजिया से हुई थी। वह 1000 नदियों के संप्रदाय की अनुयायी थी, लेकिन निर्माणों के दाव के प्रति उसकी जिज्ञासा बहुत प्रबल थी। लेकिन स्वाभाविक रूप से निर्माणों के दाव में उसकी क्षमता मेरी तुलना में बहुत कम थी। अपने गुरु की मृत्यु के बाद नॉर्टसन को ब्लैक व्हाइट कॉलेज में निर्माणों के दाव का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जा सकता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉलेज में बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस दाव का प्रशिक्षण लिया था, और इसलिए भी कि उनमें इस दाव के प्रति वाकई अपार प्रतिभा थी। यूजिया अक्सर मुझसे मार्गदर्शन मांगती थी और मैं उसे सलाह देता था। नॉर्टसन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। काफी समय बाद हम दोनों एक साथ हो गए और दाव साथी बन गए। वे मेरे जीवन के सबसे खुशी के दिन थे। मैं बेफिक्र और निश्चिंत महसूस कर रहा था। अपने दाव साथी के साथ मैं शांत और संतुष्ट भाव से संरचनाओं के दाव का अध्ययन करता रहा। यूजिया और मैं एक सुनसान जगह पर एक जंगली मैदान के ऊपर रहते थे। हमने एक झील के किनारे एक घर बनाया था और हम वहाँ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। मैं बहुत गहराई से चाहता हूँ वहाँ हमेशा के लिए रहने में सक्षम होना। नॉर्टसन ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन फिर वह दिन आ गया। काले वस्त्र पहने कुछ लोग आए। सभी लूज इमॉर्टल थे और वो भी बहुत ही दुर्जेय। यूजिया तो बस एक वांजियांग सिद्ध था, जबकि मैं अभी अभी आदिम ताओवादी बना था। हम दोनों ही पलटवार करने में पूरी तरह असमर्थ थे। मुझे पकड़ लिया गया। यूजिया को मार दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को पुनर्जन्म की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि उसे भी पकड़ लिया गया। निम की पुतलियां सिकुड़ गईं। यूजिया की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा अभी भी कैद थी। मुझे यहाँ लाया गया था, नॉर्टसन ने कहा। यहाँ इस निषिद्ध क्षेत्र में लाया गया था। इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे इमारतें बनाने में मदद करने का आदेश दिया था। संरचनाएं बनाएं। निम तुरंत समझ गया। वे दूसरी धूसर वस्त्रधारी आकृतियां। उन्हें भी यहाँ इसलिए लाया गया था क्योंकि वे रचनाओं के दाव में निपुण थीं। ठीक है, इस क्षेत्र में निर्माणों के दाव के 100 से ज्यादा ग्रैंडमास्टर हैं, नॉर्टसन ने कहा। उन सभी को यहाँ लाया गया है। मुझे संदेह है कि ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला इस जगह के पीछे छिपी रहस्यमयी शक्ति और आसपास की 100 से ज्यादा कमांडरियों का एक मिलन स्थल है। निम ने भौहें चढ़ाईं। एक जगह इकट्ठा होने का? तुम्हें और भी जगहें पता हैं? मुझे कुछ अंदाजा है, नॉर्टसन ने कहा। इन वर्षों में मैंने 7 जनरलों को इस जगह आते देखा है। जनरल यहाँ काफी ऊंचा पद है और वे सभी दिव्य अमर स्तर के थे। ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला में एक जनरल स्थायी रूप से यहाँ तैनात रहता है, लेकिन कई मौकों पर दूसरे जनरल भी रहे हैं जिन्होंने इस जगह पर खजानों की आपूर्ति की है। कुल मिलाकर मैंने 12 अलग अलग जनरलों को देखा है। निम मन ही मन चौंका। 12 दिव्य अमर? और ये तो बस एक झलक थी। वे तुम्हें निर्माण करने के लिए कह रहे हैं? निंग ने पूछा। किस तरह का निर्माण? एक बहुत बड़ी शक्ति। नॉर्टसन की आंखों में अविश्वास का भाव था। इस शक्ति को निर्माणों के दाव के बारे में बहुत गहरी समझ है। हमारे श्वेत श्याम महाविद्यालय में निर्माणों के दाव के बारे में दर्ज गुप्त कलाओं की तुलना में उनकी समझ अरबों या खरबों गुना ज्यादा होगी। ये सुनकर निंग दंग रह गया। अरबों खरबों? ये तो बहुत पागलपन था। ऐसा मत सोचो कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, नॉर्टसन ने तुरंत कहा। मुझे लगता है कि मैं निर्माणों के दाव के मामले में एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, लेकिन जब मैं पहली बार आया था तो उन्होंने मुझे कुछ निर्माण विधियां सिखाई थीं जो उन्हें काफी निम्न स्तरीय लगीं। निर्माण करते समय मैं उनके रहस्यों और गहनता से प्रेरित हुआ, जिससे निर्माणों के दाव के बारे में मेरी अंतर्दृष्टि का स्तर तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे मेरी अंतर्दृष्टि का स्तर बढ़ता गया, उन्होंने मुझे और भी शक्तिशाली रचनाएं रचने दी। उन्होंने मुझे द्रवीभूत तात्विक सार भी प्रदान किया, जिससे मैं शून्य स्तर तक पहुंच सका और एक पृथ्वी अमर बन सका। अब इस निषिद्ध क्षेत्र में मुझे दाव ऑफ कंस्ट्रक्ट्स के शीर्ष 100 ग्रैंडमास्टर्स में गिना जा सकता है, नॉर्टसन ने कहा। इस समय मैं और अन्य ग्रैंडमास्टर्स मिलकर एक अतुलनीय रूप से विशाल कंस्ट्रक्ट बनाने पर काम कर रहे हैं। यह इस निषिद्ध क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली फेंट गॉड गोलेम होना चाहिए। निर्माणों के दाव के महागुरु निम को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई इतनी जल्दी आगे बढ़ गया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ जिंदगी कैसी रही होगी, नॉर्टसन ने कहा। ये तुम्हारी उपयोगी ऊर्जा की एक एक बूंद निचोड़ लेते हैं और तुम्हें नई नई रचनाएं बनाने के लिए जी जान से जुटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन हर एक शक्तिशाली रचना हमारे क्षितिज का भी विस्तार करती है। जहाँ तक सबसे शक्तिशाली फेंट गॉड गोलेम की बात है, जिसे हम अभी बना रहे हैं, वह तो और भी भयानक है। कितना भयानक? निंग ने पूछा। सच्चे अमर या स्वर्ग के देवताओं के स्तर से भी नीचे। ये लगभग अजेय है, नॉर्टसन ने गंभीरता से कहा। अगर कोई दिव्य अमर इसे नियंत्रित कर रहा होता तो 10 या 100 दिव्य अमर मिलकर भी इसे रोक नहीं पाते। निंग को बहुत गहरा सदमा लगा। इतना हैरान मत होइए। दूसरे ग्रैंडमास्टर्स और मैं जो थोड़े कमजोर गोलेम बना रहे हैं, जब वे लूज इमॉर्टल्स के नियंत्रण में होते हैं तो उन सभी में सेलेस्टियल इमॉर्टल्स जैसी युद्ध शक्ति होती है। नॉर्टसन ने आह भरी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस संगठन को कंस्ट्रक्ट्स के दाव की कितनी गहरी समझ है। ये कंस्ट्रक्ट संरचना आरेख अतुलनीय रूप से गहन है। कंस्ट्रक्ट्स के दाव को बेहतर ढंग से समझने के लिहाज से हर एक आरेख हमारे लिए एक अनमोल खजाने की तरह है। और यहाँ मैं पहले ही 1000 से ज्यादा ऐसे कंस्ट्रक्ट संरचना आरेख देख चुका हूँ। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। तो इस निषिद्ध क्षेत्र का इस्तेमाल निर्माण कार्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हर कोई यहाँ काम करने को तैयार हो? हम इच्छुक कैसे हो सकते हैं? नॉर्टसन ने दुखी होकर कहा। कोई भी इच्छुक नहीं है। इन उच्च स्तरीय गोलेमों को बनाना बेहद मुश्किल है और इसमें हमारी मानसिक ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। और फिर भी हम अभी भी जीवन से वंचित हैं। हमें आराम के लिए जो समय मिलता है वह कम होता जा रहा है। हम सभी उनसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा अपहरण कर लिया है और असल में कई लोग मरना चाहते हैं। मैं भी पहले मरना चाहता था, लेकिन यूजिया की आत्मा उनके हाथों में है, नॉर्टसन ने कहा।
अगर मैं लगन से गोलेम बनाने का काम करूं तो मैं महीने में एक बार उससे मिलने जा सकता हूं और उससे बात कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आत्महत्या करने की हिम्मत करता हूं, मेरे मरने के बाद वे उसकी आत्मा को हजारों हजार सालों तक पीड़ा देंगे, उसे दोबारा जन्म लेने का मौका कभी नहीं देंगे। निंग कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या तुम्हें दोबारा जन्म लेने का मौका कभी नहीं मिलेगा? मैं खुद को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। नॉर्टसन फूट फूट कर हंसा। लेकिन उनके जनरल ने स्वर्ग के ताऊ के सामने स्वेच्छा से शपथ ली है कि अगर हम यहाँ रहेंगे और शांतिपूर्वक ये इमारतें बनाएंगे तो 1000 साल के अंदर हमें आजादी मिल जाएगी और हमारे प्रियजन की आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। स्वतंत्रता 1000 साल। निंग को अब समझ आ गया। एक हाथ में बड़ी सी छड़ी, दूसरे हाथ में गाजर। हालांकि यहाँ के लोग तड़प रहे थे और थके हुए थे, फिर भी उन्हें उम्मीद दिख रही थी, इसलिए वे सह पा रहे थे। पुस्तक 15 अध्याय 2 बचाव योजना। जी निंग को अब उन सभी उतार चढ़ावों का एहसास हो गया था जिनकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई थी। उसने तुरंत कहा, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं तुम्हारे दाव साथी की आत्मा को बचाने का कोई उपाय ढूंढूंगा, फिर तुम्हें वहां से ले चलूंगा। यद्यपि उसका दिल हत्या की इच्छा से भरा था, निंग अच्छी तरह जानता था कि वास्तव में महत्वपूर्ण बात उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई और यूजिया की आत्मा को बचाना था। ये बेकार है। म्यू नॉर्टसन ने सिर हिलाया। मैं इस निषिद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? निंग ने जल्दी से पूछा। लगता है ये रहस्यमयी शक्ति इस बात से चिंतित है कि हमारे जिफू क्षेत्र में कोई महान टेलीपोर्टेशन दाव सील छिपा हो सकता है। हमें मारे बिना वे इसका पता नहीं लगा सकते। नॉर्टसन ने कहा। हमें भागने से रोकने के लिए जब उन्होंने हमें पकड़ा तो उन्होंने हमें स्वर्ग के दाव की शपथ दिलाई कि अगर वे स्वेच्छा से हमें आजादी नहीं देते तो अगर हम इस जगह से भागकर ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला की सीमाओं से आगे निकल गए तो हमारी आत्माएं चकनाचूर हो जाएंगी। क्या? निंग दंग रह गया। इससे परेशानी होने वाली थी। हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है मृत्यु का, जिसके बाद हमारे प्रियजनों की आत्माएं अनगिनत युगों तक कष्ट सहती रहेंगी, कभी पुनर्जन्म नहीं लेंगी। दूसरा रास्ता है स्वर्ग के ताऊ की शपथ लेना और फिर आज्ञाकारी होकर कड़ी मेहनत करना। हम में से जिन्होंने आत्महत्या नहीं की, हम सभी अपनी अंतिम मुक्ति की आशा कर रहे हैं, नॉर्टसन ने कहा। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। कड़ी निगरानी के अलावा उन्होंने नॉर्टसन और बाकी लोगों को स्वर्ग के ताऊ की कसम भी खिलाई थी कि वे भागेंगे नहीं। वाकई बहुत सतर्क। तुमने कहा था जब तक वे स्वेच्छा से तुम्हें आजादी न दें। निंग ने अचानक पूछा। ठीक है, नॉर्टसन ने कहा। आखिरकार जनरल ने भी स्वर्ग के ताऊ को 1000 साल के भीतर आजाद करने की शपथ ली थी। अगर हमें कभी आजादी नहीं मिली तो बहुत से लोग शायद आत्महत्या ही कर लेंगे। निंग ने एक पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, पहले आपने कहा था कि आप और अन्य ग्रैंडमास्टर्स अपनी क्षमताओं को एक अतुलनीय रूप से भयानक फेंट गॉड गोलेम बनाने के लिए एकत्रित कर रहे हैं, और अगर एक दिव्य अमर इसे आदेश दे तो इसे सच्चे अमर या एम्पायरियन भगवान के स्तर से नीचे के किसी भी दुश्मन के खिलाफ अजेय बताया जा सकता है। तो इस गोलेम का निर्माण बहुत कठिन होना चाहिए, है ना? सामग्री काफी कीमती है। कई दिव्य अमर प्राणियों के पास शुद्ध यान खजाने थे। इस फींड गॉड गोलेम को सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता के स्तर से नीचे के किसी भी शत्रु के विरुद्ध अजेय कहने का अर्थ ये था कि यह किसी भी साधारण शुद्ध यान खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान था। ये रचना वाकई काफी कठिन है। नॉर्टसन ने सिर हिलाया। हालांकि हम सभी लूज इमॉर्टल्स या अर्थ इमॉर्टल्स हैं और हमारे पास विस्तृत ब्लूप्रिंट हैं, फिर भी हमारे अंदर के गोलेम निर्माण आरेख वे अथाह गहन हैं। हम ग्रैंडमास्टर्स चींटियों के झुंड की तरह हैं जो पूरी लगन से इस काम में लगे हुए हैं। हमने इस पर 12 साल से ज्यादा समय बिताया है, लेकिन हम फेंट गॉड गोलेम का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा कर पाए हैं। मुझे विश्वास है कि 2-3 साल में हम इसे पूरा कर लेंगे। सामग्रियों की बात करें तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत मूल्यवान हैं। इस शक्तिशाली गोलेम की सामग्रियों के मामले में इसके मानक बेहद सख्त हैं। कमजोर सामग्रियां उस शक्ति का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ हैं जो शक्तिशाली संरचना आरेखों के माध्यम से इसमें प्रवाहित होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये फेंट गॉड गोलेम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो मुझे यहाँ लाए जाने के बाद से दिया गया है। सभी ग्रैंडमास्टर्स इस पर काम करने के लिए एकजुट हो गए हैं, जबकि साधारण गोलेम मास्टर केवल गौण संरचनाओं पर काम कर रहे हैं। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। सभी ग्रैंडमास्टर्स ने मिलकर इस पर 12 साल बिताए हैं। आप में से ज्यादातर लोग जब पहली बार यहाँ आए होंगे तो कंस्ट्रक्ट्स के दाव में कौशल का स्तर तुलनात्मक रूप से कम रहा होगा। माध्यमिक कंस्ट्रक्ट्स पर काम करते हुए आपका कौशल धीरे धीरे ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंचने लगा। यानी पिछले 30 सालों में इस निषिद्ध क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य इस गोलेम को उत्पन्न करना था। ठीक है, नॉर्टसन ने सहमति में सिर हिलाया। जहां तक कीमती सामग्री की बात है, उसे दूसरे जनरल यहाँ लाते हैं। एक बार 7 जनरल एक शिपमेंट को ले जाने के लिए एक साथ आए थे। निंग ने सिर हिलाया। बेशक ऐसा ही होना था। एक दिव्य अमर के नियंत्रण के लिए बनाई गई एक रचना जो अन्य सभी दिव्य अमरों के विरुद्ध अजेय थी। कुछ दर्जन या 100 ऐसे फेंट गॉड गोलेम शायद ग्रैंड जिया की पूरी दुनिया को पूरी तरह से घेरने के लिए पर्याप्त होंगे। निंग अब कुलपति सुभूति का शिष्य था और उसे दुनिया की एक निश्चित समझ थी, लेकिन इतने भयानक गोलेम शायद उच्च श्रेणी के शुद्ध यान खजानों से भी बेहतर थे। वे सचमुच अमूल्य थे। निंग ने कहा, चूंकि आप यहाँ इस गोलेम पर काम कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इसके संपर्क में आएंगे। हाँ, नॉर्टसन ने सिर हिलाया। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे साथ एक यात्रा पर निकलूंगा और सही समय आने पर मैं फेंट गॉड गोलेम को ले जाऊंगा। निंग ने आत्मविश्वास से कहा। मैं उस जनरल को धमकाऊंगा और उसे तुम्हारी और यूजिया की आत्मा को छोड़ने के लिए मजबूर करूंगा।
तुम अंदर कैसे जाओगे? तुम किसमें बदल जाओगे? उस महल की सुरक्षा बहुत कड़ी है, किसी भी जीवित प्राणी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि मच्छरों को भी नहीं, नॉर्टसन ने कहा। मैं कपड़े बदल लूंगा, नीम हंसा। तुम्हारे सिर के बाल। नॉर्टसन अवाक रह गया। नीम हंसा। स्विश, वह हवा में गायब हो गया और फिर नॉर्टसन के सिर पर एक अतिरिक्त बाल उभर आया। आप क्या सोचते हैं, जूनियर प्रशिक्षु भाई? निम की आवाज गूंजी। नॉर्टसन हैरान होकर अपने हाथ से उस नए उगे हुए बालों को सहलाने लगा। तुम ये कर सकते हो, ये वास्तव में एक दोषरहित योजना थी। स्विश, निम पुनः प्रकट हुआ। अगर तुम मेरे बालों में बदल जाओ तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि महल में कोई तुम्हें पहचान ले? नॉर्टसन ने चिंतित होकर पूछा। निंग ने आत्मविश्वास से कहा, सच्चे अमर और स्वर्ग के देवता भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। 72 परिवर्तन कोई साधारण दिव्य क्षमता नहीं थी। अच्छा, नॉर्टसन ने प्रसन्नता से कहा, मैं और दूसरे ग्रैंडमास्टर उस महल के अंदर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां हम उस फेंट गॉड गोलेम को गढ़ रहे हैं। वह क्षेत्र मुख्यतः हम ग्रैंडमास्टरों के लिए है। वहां केवल 2 रक्षक हैं, कोई और हमें परेशान करने वहां नहीं जाएगा। चूंकि हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब तक तुम जाओगे तुम उस फेंट गॉड गोलेम को आसानी से पकड़ पाओगे। लेकिन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नॉर्टसन ने चिंता से कहा, एक बार जब आप इसे जब्त कर लेंगे तो महल में सभी को तुरंत पता चल जाएगा। दरअसल उस जनरल को भी तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप उन्हें धमकाएंगे तो हो सकता है कि वे आपको मार डालें और फेंट गॉड गोलेम को वापस ले जाएं। मुझे मार डालोगे? निंग ने सिर हिलाया। वे मुझे नहीं मार पाएंगे, इसलिए उन्हें अपना सिर नीचे करना ही होगा। उसे बस कुछ क्षण के लिए अपने मोबाइल अमर संपत्ति में प्रवेश करना था, फिर तुरंत एक महान टेलीपोर्टेशन दाव सील का उपयोग करना था। शत्रुओं को संभवतः सचमुच अपना सिर नीचा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। नॉर्टसन भी उत्साहित होने लगा। उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की योजना वाकई कारगर थी। उसने जल्दी से कहा, हमें पहले यूजिया की आत्मा हासिल करनी होगी। मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन मैं इस सोच से घबरा रहा हूँ कि यूजिया की आत्मा अनगिनत युगों तक तड़पती रहेगी। निंग एक पल के लिए चौंका, फिर सिर हिलाया। ठीक है, वह उन्हें धमकाकर उन्हें झुकने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन हो सकता है कि वे उसे जवाबी धमकी देने के लिए यूजिया की आत्मा ही निकाल लें। उसका कनिष्ठ शिष्य भाई यूजिया को हमेशा के लिए पुनर्जन्म से वंचित करने की बजाय मरना ज्यादा पसंद करेगा। क्या आप यूजिया की आत्मा प्राप्त करने में सक्षम हैं? निंग ने पूछा। यूजिया को देखे हुए 1 महीना हो गया है, नॉर्टसन ने जल्दी से कहा। महल में प्रवेश करने के बाद मैं यूजिया से मिलने का अनुरोध कर सकता हूँ। हर महीने हम अपनी प्रियतमा से एक बार मिल सकते हैं। वे मना नहीं करेंगे, वे मुझे वहां ले जाएंगे, फिर मैं यूजिया से मिलूंगा। आप, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तुरंत उस पर प्रहार करेंगे और उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेंगे। तथापि यूजिया की आत्मा को हथियाना या फेंट गॉड गोलेम को, हमें दोनों में से एक चुनना होगा। नॉर्टसन भौहें चढ़ाने लगा। निंग हंसा। यह आसान है, मैं पहले तुम्हारे साथ फेंट गॉड गोलेम की यात्रा पर जाऊंगा और फिर यूजिया के घर जाऊंगा। मैं उसकी आत्मा हासिल करूंगा, फिर तुरंत एक ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील का इस्तेमाल करके फेंट गॉड गोलेम की ओर चलूंगा और उसे भी पकड़ लूंगा। एक महान टेलीपोर्टेशन दाव सील? नॉर्टसन ने चिंतित होकर कहा। लेकिन एक बार जब आप ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला से भागने के लिए निकलेंगे तो क्या आपके पास भागने का कोई और तरीका होगा? निंग ने हंसते हुए कहा, मेरे पास ऐसी कुछ सील हैं। उसने सचमुच ऐसा ही किया। उसने एक पानी के नीचे की संपत्ति से दूसरा यंगफ्लेम नॉन को मारकर और फिर क्रिसेंट दुनिया के राक्षस राजाओं और दुष्ट कुलपति को मारकर 10 से ज्यादा मुहरें हासिल की थीं। हर राक्षस राजा के पास कम से कम एक ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील थी। उनकी स्थिति को देखते हुए एक मुहर हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। और अब निंग के पास मौजूद खजानों की संख्या और स्वर्गीय खजाने पर्वत के कुलपति स्काईफॉक्स के साथ उसके संबंध को देखते हुए उसके लिए 8 या 10 ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील खरीदना बहुत मुश्किल नहीं होगा। पहले यूजिया की आत्मा को पकड़ो, फिर फाइंड गॉड गोलेम को पकड़ने के लिए ग्रेटर टेलीपोर्ट करो। नॉर्टसन ने पूछा, आत्मा को पकड़ने से महल में अलार्म बज उठेंगे। मुझे लगता है कि फाइंड गॉड गोलेम को पकड़ना मुश्किल साबित होगा। चिंता मत करो, जब तक हम काफी तेज हैं और आत्मा प्राप्त करते ही तुरंत ग्रेटर टेलीपोर्ट कर लेते हैं, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। निंग ने कहा, पूरे ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला में एकमात्र व्यक्ति जो मुझे धमकी दे सकता है वह वही जनरल है जिसके बारे में तुमने बात की थी। जब तक उसे आत्मा चोरी होने की खबर मिलेगी मैं फेंट गॉड गोलेम को भी ले जा चुका होऊंगा। योजना लगभग तय हो चुकी थी। दोनों ने कुछ बारीकियों पर चर्चा की, फिर नॉर्टसन ने महल के लेआउट का परिचय देना शुरू किया। जैसे जैसे दोनों की चर्चाएं और अधिक सक्रिय होती गईं, नॉर्टसन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नॉर्टसन ने चिंता से निंग की ओर देखा, अगर तुम यूजिया की आत्मा चुराते हो तो उन्हें मुझे छोड़ने के लिए मजबूर करने की धमकी देना। उन्हें जरूर शक होगा कि हमारे बीच कोई संबंध है, क्योंकि तुम्हें फेंट गॉड गोलेम चुराने के लिए आगे बढ़ते हुए लड़ना होगा। तुम्हें शायद एक स्वॉर्ड इमॉर्टल के रूप में अपने कौशल का इस्तेमाल करना होगा। तब उन्हें पता चलेगा कि उनका सामना एक स्वॉर्ड इमॉर्टल से है। वे तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि जिस व्यक्ति ने मुझे बचाया था वह संभवतः आप ही थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, वे इसे आपकी तलवारों से पहचान लेंगे। नॉर्टसन ने निंग को घूर कर देखा। निंग ने मन ही मन आह भरी। उनके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने इस दोष का पता लगा लिया था। सही, वह पहले भी एक बार इस ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला में फंस चुका था। उस रहस्यमय संगठन की शक्ति को देखते हुए उन्हें संभवतः संदेह था कि उसने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया था।
ये देखते हुए कि वह चुपके से घुसने में सक्षम था और फिर कड़ी सुरक्षा और पहरेदारी के बावजूद फिंडगॉड गोलेम चुराने में सक्षम था, वे शायद और भी ज्यादा निश्चित हो जाएंगे कि उसने 72 रूपांतरणों का इस्तेमाल किया था। आखिरकार ग्रेटर टेलीपोर्टेशन जैसे प्रवेश के अन्य तरीके स्थानिक तरंगे पैदा करेंगे और खोजे जाएंगे। उसके उजागर होने की संभावना बहुत अधिक होगी। वह अपने दुश्मन को बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकता था। वे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। निंग को ये बात पहले से ही पता थी। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, निंग ने कहा, चिंता मत करो, अगर अंत में मेरी पोल खुल भी जाए तो मैं बस तुम्हें बचा रहा हूँ। इस रहस्यमयी शक्ति के लिए निर्माणों का एक भी महागुरु उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तुम ऐसे अनेक महागुरुओं में से एक से ज्यादा कुछ नहीं हो। असली मायने तो फेंटगॉड गोलेम का है। अगर वे तुम्हें आजाद कर देते हैं तो मैं उन्हें वह लौटा दूंगा। उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वे इस मामले में किसी दावफादर के शिष्य को अपना दुश्मन बनाने की हद तक नहीं जाएंगे। नॉर्टसन ने सिर हिलाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आपकी बातें तो वाजिब हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वह संगठन कितना क्रूर और अहंकारी है, और वे सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। मैं नहीं चाहता कि वे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। मैं तो यहीं रहकर 1000 साल तक जीना पसंद करूंगा। क्या तुम इसे झेल पाओगे? निंग ने घबराकर कहा, अभी अपने आप को देखो, शायद तुम बीच रास्ते में ही मर जाओगे। बस, निंग ने गंभीरता से कहा, अगर तुम असहमत हो तो मैं तुम्हारी मदद के बिना खुद ही कर लूंगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नॉर्टसन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तय करो, निंग ने कहा, क्या मैं ये काम खुद करूंगी या हम दोनों मिलकर करेंगे? पुस्तक 15, अध्याय 3, वर्ग, पंखयुक्त अमर। म्यू नॉर्टसन ने जी निंग को घूरा। आखिरकार उसने सिर हिलाया। ठीक है, हम दोनों भाई मिलकर करेंगे। हा, ये तो ठीक है। निंग हंसा, फिर उसके कंधे पर थपथपाया। नॉर्टसन ने निंग की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया भी। हालांकि अपने दिल की गहराइयों में उसने इस दयालुता की याद को अपनी आत्मा में गहराई से उकेल लिया था। 2 घंटे का विश्राम समय समाप्त हो चुका था। धूसर वस्त्रधारी सभी आकृतियां अपने अपने घरों से लौट आईं। नॉर्टसन भी लौट आया, उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे। जल्दी करो, आप सभी जल्दी करें। काले वस्त्रधारी आकृतियां पहले से ही उन पर झपट रही थीं कि वे तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन महागुरु शांत और मौन रहे। उन्होंने काले वस्त्रधारी आकृतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वे निर्माणों के दाव के महागुरु थे। अगर वे कड़ी मेहनत नहीं करते तो उन्हें कुछ परिणाम या सजा भुगतनी पड़ सकती थी, लेकिन उनका 2 घंटे का आराम करना तो सामान्य बात थी। काले वस्त्रधारी आकृतियों का इस रहस्यमय संगठन में बहुत निम्न दर्जा है। वांशियांग और प्राइमल स्तर की काली वस्त्रधारी आकृतियां केवल दुष्टदास हैं, जबकि मुक्त अमर और पृथ्वी अमर काली वस्त्रधारी आकृतियां दुष्टदास हैं। नॉर्टसन के स्पष्टीकरण से निंग को इस रहस्यमय संगठन के बारे में पहले ही कुछ पता चल चुका था। गड़गड़ाहट। महल में एक धुंधली रोशनी फैल गई। धूसर वस्त्र पहने आकृतियां उसमें से गुजरकर महल में दाखिल हुईं और नॉर्टसन भी अंदर दाखिल हुआ। निंग की दृष्टि बदल गई। महल के प्रवेश द्वार के भीतर उसने एक कांसे के कवच पहने आदमी को देखा, जिसकी आभा पहले देखे गए लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। कांसे के कवच वाले रक्षक, दुष्ट रक्षक। मुझे आश्चर्य है कि इस जगह पर कितने दुष्ट रक्षक होंगे, निंग ने मन ही मन सोचा। दुष्टदास वांशियांग और आदिम स्तर पर थे। फेनसिफ्स लूज इमॉर्टल या अर्थ इमॉर्टल स्तर पर थे। फेनकिड्स अत्यंत शक्तिशाली लूज इमॉर्टल्स थे। जैसा कि निंग ने देखा, सबसे अधिक संभावना है कि उनमें से प्रत्येक उस नीच कुलपति की शक्ति के बराबर था जिसे उसने मार डाला था। उनके ऊपर फेन लॉर्ड्स थे। फेन लॉर्ड्स जनरल थे। वे सभी दिव्य अमर स्तर के थे। महल के भीतर के गलियारे गहरे और उदास थे। आसपास का इलाका कई बड़े बड़े हिस्सों में बटा हुआ था, जिनमें से हर एक में निर्माणों के दाव के महागुरु थे। हालांकि नॉर्टसन महल के अंदर और अंदर चलता रहा। हम यहाँ हैं। सुरंग के अंत में एक कांस्य बख्तरबंद फेंटगढ़ ने हंसते हुए कहा, खोलो। हाँ, पास ही खड़े काले वस्त्रधारी फेंडफ ने झट से दरवाजा खोला। दरवाजा धड़ाम से खुला, फिर धूसर वस्त्रधारी आकृतियां अंदर आईं। निंग, जो एक बाल की लट के आकार का था, नॉर्टसन के पीछे पीछे अंदर आया। वाह, नॉर्टसन ने राहत की सांस ली। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की परिवर्तन क्षमताएं वाकई जबरदस्त हैं। महल कई परतों वाली संरचनाओं से सुरक्षित है, फिर भी वह उसे पकड़ नहीं पाया। गेट से अंदर प्रवेश करने के बाद वे अब एक अतुलनीय रूप से विशाल क्षेत्र में थे। यह क्षेत्र 30,000 मीटर की परिधि का था और धूसर वस्त्र पहने सभी आकृतियां बादलों के ऊपर खड़ी थीं और एक विशाल गोलेम के चारों ओर घूम रही थीं। गोलेम के आसपास का क्षेत्र अनेक सामग्रियों से भरा हुआ था और सभी ग्रैंडमास्टर्स ने तुरंत अपने निर्माण कार्य शुरू कर दिए। ये तो बहुत बड़ा है। बाल निंग ने विशाल गोलेम को घूर कर देखा। हालांकि मैंने अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को इसके बारे में बात करते सुना था। ये गोलेम देखने में वाकई अद्भुत है। इसलिए जब कोई दिव्य अमर इसे नियंत्रित करता है तो ये सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए लगभग अजेय हो जाता है। उनके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने जो कहा था उसके अनुसार इस निषिद्ध क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण गोलेम को फिंडगॉड गोलेम कहा जाता था। ये फिंडगॉड वर्ग का था। उसका शरीर 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। वह बिल्कुल काले रंग का था और देखने में केकड़े जैसा लग रहा था। उसके 8 पतले तीखे पंजे और 2 बड़े बड़े चिमटे थे। उसका धड़ अनगिनत रूनों से भरा था जो आपस में मिलकर एक ऐसी आकृति बनाते थे जिसे देखकर नींद को चक्कर आ जाता था। वह बहुत ही जटिल था। कितना बर्बर। इसे देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि यह युद्ध के लिए बनाया गया था।
इस विशाल, काले, आधे अधूरे, केकड़े के आकार के फिंड गॉड गोलेम से निकलने वाली आभा ही एक साधारण दिव्य अमर की आभा से कहीं बेहतर थी। इस जगह पर 100 से ज्यादा कमांडरियों के निर्माण के दाव विशेषज्ञ मौजूद हैं। निंग ने मन ही मन सोचा, और ये तो बस एक ही जमावड़ा है, फिर भी यह इतने भयानक गोलेम बनाने में सक्षम है। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने जो कहा उसके अनुसार वे लगभग 10 से 20 सालों में एक गोलेम बना पाते हैं। फिर ब्रेंजिया राजवंश के 3600 कमांडरियों और 4 समुद्रों में कितने जमावड़े हैं, वे हर सदी में कितने गोलेम बना पाते हैं। निंग को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि चीजों की गणना इस तरीके से नहीं की जा सकती। आखिरकार इन गोलेमों को बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां बेहद महंगी थीं। निर्माणों के दाव में कई ग्रैंडमास्टर्स ही काफी नहीं होते, सामग्रियां भी जरूरी होती। बस 30 साल ही हुए हैं, लेकिन ब्रेंजिया की दुनिया में आने से पहले के इतने सालों में निंग अपने हृदय में आघात महसूस किए बिना न रह सका। ये शक्ति तो अथाह थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कुलपिता सुभूति, जिनके पास 3 लोगों का स्वप्न था, भी इतने चिंतित हो गए। स्वूश! अचानक नॉर्टसन ने अपनी खोज रोक दी और इस क्षेत्र के एक प्रवेश द्वार की ओर उड़ चला। प्रवेश द्वार पर काले वस्त्र पहने 2 आकृतियां खड़ी थीं। क्या कर रहे हो? जालसाजी क्यों नहीं कर रहे? उनमें से एक चिल्लाया। नॉर्टसन ने कहा, मैं अपने दाव साथी से मिलना चाहता हूँ। अपने दाव साथी को देखा? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं। मैंने उसे इस महीने नहीं देखा, नॉर्टसन ने कहा। मैं उसे महीने में एक बार देख पाता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या परेशानी है? जरा रुको, मैं जाकर महामहिम को खबर करता हूँ, काले वस्त्रधारी ने कहा। नॉर्टसन बस आज्ञाकारी भाव से वहीं खड़ा रहा। महल के अंदर एक और जगह पर यहाँ भी धूसर वस्त्र पहने कुछ आकृतियां एक विशाल गोलेम को घेरे हुए थीं। वे उदास और लालसा से भरे भाव से उस विशाल गोलेम को सहलाए बिना नहीं रह पा रहे थे। इस गोलेम ने उनके खून, पसीने और आंसुओं की कीमत चुकाई थी, लेकिन अब ये बनकर तैयार हो चुका था और इसे ले जाया जाने वाला था। हालांकि वे धूसर वस्त्र पहनते थे, फिर भी उनकी हैसियत नॉर्टसन और उसके साथियों से कम थी। उनकी संख्या भी ज्यादा थी। वे निर्माणों के दाव में अपेक्षाकृत कम कुशल थे। महामहिम, इस पंखों वाले अमर वर्ग के गोलेम का अंत हो गया है। पास ही एक लाल वस्त्रधारी वृद्ध खड़ा था। काले वस्त्रधारी व्यक्तियों में से एक ने उसे आदरपूर्वक ये सूचना दी। हम, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। गणने की गति थोड़ी धीमी है। ब्रेंजिया की दुनिया के ये नौजवान वाकई निर्माणों के दाव में कमजोर हैं। पंखों वाले अमर वर्ग का एक गोलेम पूरा करने में ही इनमें से कई लोगों को इतना समय लग गया। पास में खड़ी काली पोशाक पहने आकृति चुपचाप अवाक थी। धीमे, साले, तुझे तो निर्माण करना भी नहीं आता और संप्रदाय में भी तेरा रुतबा कम है। तू तो बस सेनापति की चापलूसी ही कर सकता है, इसीलिए तुझे इन गोलेमों के निर्माण की देखरेख का काम सौंपा गया है। अगर संप्रदाय का कोई औपचारिक शिष्य, जिसने वास्तव में निर्माणों के दाव में प्रशिक्षण लिया हो, प्रकट हो जाए तो तू शायद तुरंत घुटनों के बल बैठकर उनके पैर चाटेगा। साले, रास्ते से हट जाओ। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़े और भूरे वस्त्रधारी आकृतियां तेजी से पीछे हट गईं। लाल वस्त्रधारी वृद्ध ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। तुरंत विशाल पंखों वाला गोलेम, पंखों वाला अमर वर्ग का गोलेम, उसके संग्रहण कंगन में रख दिया गया। हमने एक और पंख वाले अमर वर्ग का काम पूरा कर लिया है। हे। संप्रदाय के भीतर निषिद्ध क्षेत्र में मेरी शाखा को पंख वाले अमर जीवों के उत्पादन में शीर्ष 10 में स्थान मिलना चाहिए। एक बार जब फेंट गॉड वर्ग पूरा हो जाएगा तो हम सभी को संभवतः ढेर सारे उपहार मिलेंगे। महामहिम। अचानक एक आवाज ने लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के विचारों को भंग कर दिया। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चिढ़कर बगलें झांकी। काले वस्त्रधारी उस दीनहीन व्यक्ति को अपनी ओर दौड़ता देखकर वह ठंडे स्वर में बोला, अरे नालायक, देख नहीं रहा मैं व्यस्त हूँ? ये चीख पुकार क्या है? नॉर्टसन अपने दाव साथी से मिलना चाहता है, काले वस्त्रधारी ने जल्दी से कहा। हालांकि मन ही मन वह उस कमीने को कोस रहा था। दुष्टदास, दुष्टरक्षक, उन्हें शक्ति के अनुसार क्रम दिया गया था। सच कहें तो ये लाल वस्त्रधारी वृद्ध केवल एक राक्षस था। हालांकि उसे लाल वस्त्र उपहार स्वरूप दिए गए थे और निषिद्ध क्षेत्र के इस हिस्से में निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए भेजा गया था। लेकिन सच तो ये था कि ताकत के मामले में वह अन्य काले वस्त्रधारी व्यक्तियों के बराबर ही था। लाल वस्त्रधारी वृद्ध की अहंकारपूर्ण हरकतों को देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से क्रोध आया। वे सभी उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब लाल वस्त्रधारी वृद्ध का पतन हो जाएगा। नॉर्टसन, लाल चोगा पहने बुजुर्ग ने होंठ भींच लिए। क्या मुसीबत है? ठीक है, चलो उससे मिलते हैं। महल में बहुत सारे ग्रैंडमास्टर थे। स्वाभाविक रूप से उसने हर एक ग्रैंडमास्टर के नाम स्पष्ट रूप से याद कर लिए थे। जल्द ही लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने नॉर्टसन को देखा। बालनिंग ने लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग को भी देखा। नॉर्टसन ने उसे बहुत पहले बताया था कि यह लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग निषिद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसका नाम क्वो हुआन था और वह गोलेम बनाने वालों की देखरेख का प्रभारी था। जहाँ तक आत्माओं का सवाल है, ये लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ही था जो उन्हें महल के भीतर कहीं छिपाने का प्रभारी था। नॉर्टसन ने तुरंत कहा, मैं अपने दाव साथी से मिलना चाहता हूँ। चलो चलें, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चिढ़कर कहा। तुम सबको महीने में एक बार अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी मंगलवंत बातों में मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा। नॉर्टसन ने सिर हिलाया। मुझे पता है।
लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग आगे आगे चलते हुए एक चौड़े हॉल से गुजरे और फिर एक पतली गलियारे में दाखिल हुए। जल्द ही वे एक निजी कमरे में पहुंच गए। यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। ठीक है। नॉर्टसन प्रार्थना की चटाई पर कमल की मुद्रा में बैठ गया। कमरा बहुत शांत था। वहां सिर्फ एक काले वस्त्र पहने गार्ड मौजूद था जो दरवाजे से उस पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग एक बार फिर प्रकट हुए। वे कमरे में चले गए, फिर लोसुट मुद्रा में बैठ गए। ठंडी खर्राटों के साथ उन्होंने कहा, तुम्हारे पास बस इतना ही समय है जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। उन्होंने हाथ हिलाया और एक चमकता हुआ जैड गोला बाहर आया। जैड गोले के भीतर एक स्त्री की आकृति थी। उसका शरीर सुडौल और पतला था और उसके भीतर उदासी की एक झलक थी। छोटी जिया, नॉर्टसन ने तुरंत उत्साहित होकर कहा। जैड ग्लोब के भीतर बैठी महिला ने उसकी ओर देखा, फिर तुरंत उत्साह से बोली, नॉर्टसन। जैड गोले से बाहर निकलने के बाद आत्मा की आवाज वास्तव में कमरे में गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद लोग उसे अपने कानों से सुन सके। बाल निंग ने आश्चर्य से खुद से कहा, आमतौर पर आत्माएं बोल नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैड गोले ने ही इसे बोलने की अनुमति दी, लेकिन बदले में यूजिया की आत्मा उसमें फंसी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे यूजिया और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई वास्तव में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार करते हैं, बाल निंग ने कहा। नॉर्टसन, मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो, वह महिला जैड के गोले में तैरती हुई चिंता से बोली। हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम पिछली बार से भी ज्यादा बूढ़े और थके हुए हो। अगर तुम सचमुच अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरी चिंता करना छोड़ दो। हम पास में खड़े लाल चोगा पहने बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। तुम दोनों वाकई एक दूसरे के बहुत करीब हो। नॉर्टसन ने बस जैड गोले में बैठी औरत को देखा। उसने जल्दी से कहा, छोटी जिया, एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। जरूर, ठीक है। सेनापति की सेवा में कड़ी मेहनत करो, 1000 साल के अंदर तुम्हें जरूर आजाद कर दिया जाएगा, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। जैड गोले के भीतर बैठी औरत को देखते ही नॉर्टसन की आंखें भर आईं। अचानक उसने अपनी तात्विक शक्ति का इस्तेमाल करके निंग को मानसिक संदेश भेजा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, इस क्वो हुआन को मार डालो और इसकी आत्मा को छीन लो। अच्छा। नॉर्टसन के बिखरे बालों में से एक बाल अचानक गायब हो गया। इसके तुरंत बाद एक सफेद वस्त्रधारी आदमी कहीं से प्रकट हुआ। जैसे ही वह सफेद वस्त्रधारी आदमी प्रकट हुआ, उसकी विशाल हथेली ने तारों को पकड़ने वाले हाथ की पूरी शक्ति से प्रहार किया और हैरान और भयभीत लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के शरीर पर जोर से प्रहार किया। धमाका। लाल वस्त्रधारी वह वृद्ध तुरंत धूल में बदल गया। सफेद वस्त्रधारी ने हाथ हिलाकर जैड गोला, संग्रहण कंगन और जादुई खजाने बटोर लिए। पुस्तक 15, अध्याय 4, जो मुझे रोकते हैं वे मरें। लाल वस्त्रधारी वृद्ध क्वो हुआन तुरंत मारा गया। प्रवेश द्वार पर खड़ा काले वस्त्रधारी पहरेदार स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल तलवार की रोशनी की एक किरण उसे चीरती हुई निकल गई। नहीं, काले वस्त्रधारी व्यक्ति को निराशा हुई। तलवार की रोशनी ने उसे धूल में बदल दिया। इससे पहले कि उसे चीखने का भी मौका मिलता, वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। चलो चलें। निंग ने म्यू नॉर्टसन को अपनी मोबाइल अमर संपत्ति में खींच लिया, फिर तुरंत एक ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील का इस्तेमाल किया। गड़गड़ाहट। निंग हवा में गायब हो गया। अभी क्या हुआ? इतनी शक्तिशाली लहर क्यों थी? काले वस्त्र पहने सभी आकृतियों ने इसे नोटिस किया। हालांकि निंग ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह से बाहर निकलने से नहीं रोक सका। आखिरकार पूरा महल ऐसे पहरेदारों से भरा था जिनकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। और ठीक इसी क्षण एक स्थानिक लहर प्रकट हुई। टेलीपोर्टेशन, एक महान स्थानिक टेलीपोर्टेशन। काले वस्त्रधारी आकृतियां और कांसे के कवचधारी फेंटगढ़ सभी के चेहरे बदल गए थे। हालांकि उनके महल की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, फिर भी वे किसी भी तरह से एक महान स्थानिक टेलीपोर्टेशन को रोक नहीं सकते थे। हालांकि बाहरी लोगों को महल के अंदर की बनावट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए अगर वे एक महान टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल भी करते तो उनके लिए महल में टेलीपोर्ट करना मुश्किल होता। महल के भीतर उस विशाल एकाकी क्षेत्र में यहाँ धूसर वस्त्रधारी अनेक आकृतियां चींटियों की तरह थीं जो विशाल फेंटगॉड गोलेम के आसपास के क्षेत्रों में रेंग रही थीं और उसे और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए हिस्से गढ़ रही थीं। गड़गड़ाहट। स्थानिक टेलीपोर्टेशन की लहरें। वहां मौजूद सभी धूसर वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर अपनी लड़ाई में पूरी तरह तल्लीन थे। इस काम में बिताए कई सालों ने उन्हें सुन्न कर दिया था। वे जरा भी सतर्क नहीं थे। आप कौन हैं? एक भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने देखा कि सफेद वस्त्रधारी निंग अचानक कहीं से प्रकट हो गया। एक आक्रमणकारी, एक बाहरी व्यक्ति। इस अकेले इलाके की देखरेख के लिए जिम्मेदार दो काले वस्त्रधारी व्यक्ति स्तब्ध रह गए। वे गुस्से से चीखने लगे और सीधे निंग की ओर दौड़ पड़े। हम्फ। निंग ने ठंडी सांस ली। हाथ हिलाते हुए उसने विशालकाय 3000 मीटर ऊंचे फेंटगॉड गोलेम को अचानक हवा में गायब कर दिया। नहीं, काले वस्त्र पहने दोनों हमलावरों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। हमलावर दरअसल अपने फेंटगॉड क्लास गोलेम के लिए आया था। ये पूरे किले का सबसे महत्वपूर्ण गोलेम था। अगर यह सचमुच खो गया तो इसका अंजाम इन दोनों काले वस्त्र पहने फेंसिफ्स के लिए विनाशकारी होगा, जो इस जगह की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। बर्फ जैसी सफेद तलवारों की रोशनी की धारियां उनकी ओर तेजी से आ रही थीं, जिससे दुनिया तुरंत जम गई। काले वस्त्र पहने दोनों आकृतियां भी पूरी तरह जम गईं और फिर धूल में मिल गईं। उस क्षेत्र में मौजूद सभी धूसर वस्त्रधारी आकृतियां आश्चर्य से घूर रही थीं। फिर भी वे सभी बिल्कुल बेपरवाह थे, इसलिए बस वहीं खड़े होकर देखते रहे।
वे उस सत्ता के प्रति घृणा से भरे हुए थे जो इस निषिद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करती थी। जहां तक उनका सवाल था, जितने ज्यादा धूसर वस्त्रधारी आकृतियां मरें, उतना ही अच्छा है। सफेद वस्त्रधारी यह व्यक्ति बहुत ही भयानक है। उसने वर्जित क्षेत्र में हमला बोल दिया था और ऐसा लग रहा है कि उसे फाइंड गॉड गोलेम के बारे में भी पता है। उसने उसे तुरंत ही छीन लिया। वह बहुत शक्तिशाली है। काले वस्त्रधारी सभी आकृतियां लूज इमॉर्टल स्तर की हैं, लेकिन उन्हें एक ही वार में खत्म कर दिया गया। यह अच्छा होगा यदि सभी काले वस्त्रधारी पुरुष और कांस्य कवचधारी फेनगिड्स मर जाएं। भूरे वस्त्र पहने लोग बस एक तरफ खड़े होकर देखते और बातें करते रहे। इस क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े कांसे के कवचधारी फेनगिड ने अंदर की स्थानिक गड़बड़ी को भांप लिया। वह अंदर घुसा, लेकिन केवल ये देख पाया कि 2 काले वस्त्रधारी आकृतियां तुरंत मर गईं। उन्हें बचाने का कोई मौका नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह ऐसी जगह है जहाँ तुम आसानी से घुस सकते हो? फेनगिड गुस्से से चीखा, फिर अपने हाथों में एक लंबा भाला निकाला। उसने उसे नींद की ओर तेजी से फेंका। श्वाऊश! लंबा भाला सुनहरी रोशनी से चमक उठा और जबरदस्त शक्ति की आभा लेकर नींद की ओर बढ़ा। एक शून्य स्तर का शैतान। निम ठंडी हंसी हंसा। कांसे के कवच वाले सभी दुष्ट रक्षकों में कम से कम उन अमर दुष्टों जैसी शक्ति थी जो 10 लाख साल तक जीवित रहे थे। ये कांसे के कवच वाला दुष्ट रक्षक इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली दुष्ट रक्षकों में से एक था। वह एक प्राचीन शून्य स्तर का दुष्ट देवता था, इसीलिए उसे इस क्षेत्र पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। मर जा, निम ने अपनी हथेली से कहा। उसकी हथेली तुरंत बदल गई और 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई। स्टासाइजिंग हैंड इस्तेमाल करने के बाद निम की हथेली में एक अलौकिक शक्ति आ गई। उसने नीचे की ओर थप्पड़ मारा और सुनहरे भाले को एक तरफ फेंक दिया। हालांकि निंग का स्टासाइजिंग हैंड अभी तीसरे चक्र तक ही पहुंचा था, लेकिन उसमें पहले से ही शुद्ध यांग खजाने की शक्ति थी। निंग अपने हाथों का इस्तेमाल हमला करने के लिए कम ही करता था और अपनी अमर तलवारों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि उसे डर था कि दूसरों को उसके स्टासाइजिंग हैंड के बारे में पता चल जाएगा। हालांकि निंग ने अब 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, जिससे उसका पूरा शरीर शक्तिशाली हो गया था। इस प्रकार वह स्टारसीजिंग हैंड के उजागर होने के डर के बिना अपने हाथों का उपयोग करके हमला कर सकता था। तलवार अमरों को हर समय तलवारों का इस्तेमाल जरूरी नहीं था। एक सच्चे तलवार अमर के लिए घास का एक तिनका, एक छड़ी, एक लंबी छड़ी, एक भाला, एक हथेली, एक पैर, इन सभी का इस्तेमाल तलवारबाजी के लिए किया जा सकता था। निंग की विशाल विशाल हथेली एक धुंधली सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, मानो वह एक विशाल सुनहरी तलवार हो। ये कैसे हो सकता है? शून्य स्तर का शैतान देवता शैतान रक्षक चौंक गया। एक गरजती हुई दहाड़ लगाते हुए उसने एक हाथ से अपना लंबा भाला पकड़ा और दूसरे हाथ से निंग की ओर बढ़ने से रोका। टकराना। विशाल हथेली ने सीधे उसके शरीर पर प्रहार किया। शक्तिशाली शून्य स्तर के फेंटगॉड को बस एक दर्दनाक दहाड़ निकालने का ही समय मिला। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने से पहले जैसे ही उसका टूटा हुआ शरीर ठीक होने लगा, एक दूसरी उतनी ही विशाल हथेली उसकी ओर जोर से टकराए। दोनों हथेलियां एक हो गईं, जिसने फेंटगॉड के शरीर को एक बार फिर छिन्न भिन्न कर दिया। धमाक धमाक धमाक। दोनों विशाल हथेलियां बिजली की गति से बार बार टकराईं। हर बार फेंटगॉड के शरीर को और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ती गईं। फेंटगॉड की दिव्य शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा था और कुछ और प्रहारों के बाद उसके शरीर की सारी दिव्य शक्ति समाप्त हो गई। पलक झपकते ही शून्य स्तर का फेंटगॉड मारा गया। ऐसी शक्ति, लेकिन वह बहुत अविश्वसनीय है। धूसर वस्त्रधारी आकृतियां जो कुछ देख रही थीं, उससे स्तब्ध रह गईं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह कांसे के कवच वाला फेंटगॉड कितना शक्तिशाली था। एक शून्य स्तर का फेंटगॉड, और फिर भी उसे यूं ही मार दिया गया। यही असली स्टासाइजिंग हैंड है। ये पहली बार था जब निंग ने स्टासाइजिंग हैंड की शक्ति को अपनी इच्छानुसार पूरी तरह से प्रकट किया था। स्टासाइजिंग हैंड के चौथे चक्र में प्रशिक्षण लेने के बाद मेरे हाथ ही सर्वोच्च शुद्ध यांग खजानों के बराबर होंगे, मध्य श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक खजानों के करीब। तब तक मेरे स्टासाइजिंग हैंड की शक्ति निस्संदेह और भी अधिक हो जाएगी। 5वां चक्र उसके हाथों को सर्वोच्च प्रोटोकॉस्मिक खजाने के बराबर बना देगा। 6ठा चक्र वह स्तर था जिस तक दाऊवादी थरीलाइव्स पहुंच चुका था। इस स्तर पर वह अपने हाथों से एक पूरी बड़ी दुनिया को आसानी से चकनाचूर करने में सक्षम हो जाएगा। धमाका। निंग ने फेंटगॉड द्वारा छोड़े गए खजाने को इकट्ठा किया, फिर एक आदिम फेंटगॉड की तरह पूरी उड़ान भरते हुए उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। उसे रोको, उसे मार डालो। महल के भीतर सभी काले वस्त्रधारी पुरुष और कांस्य कवचधारी राक्षस रक्षक शीघ्रता से एकत्रित हो रहे थे। ईस्टवुड्स पर्वत श्रृंखला के ईस्टवुड संप्रदाय में एक चांदी के कवच वाला युवक आराम से मछली पकड़ रहा था। अचानक एक स्थानिक लहर, ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर झील में गिर गया हो और हर दिशा में लहर फैल गई हो। जब वह चांदी के कवच वाले युवक तक पहुंची तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह निषिद्ध क्षेत्र की ओर देखने लगा। एक बड़ा स्थानिक टेलीपोर्टेशन, अच्छा नहीं, टकराना। चांदी के कवच वाला वह युवक तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और निषिद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। वह बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र विशाल संरचनाओं की परतों से सुरक्षित था, फिर भी सभी संरचनाएं उसके नियंत्रण में थीं। वह आसानी से उन सभी को पार कर गया और जल्दी से उस विशाल घाटी में पहुंच गया। उसने तुरंत आगे वह किला देख लिया। महल के अंदर से धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
सब कुछ बेहद अफरा तफरी की हालत में था। जो मुझे रोकेंगे मर जाएंगे। महल के अंदर से एक बर्फीली आवाज गूंजी। महल के बाहर काले वस्त्र पहने लोगों के चेहरे राख से धुंधले थे और उनकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। अभी कुछ ही पल बीते हैं और मेरे 3 कांसे के कवच वाले फेनगज मर चुके हैं। बोसिया भी मर गया। जब चांदी के कवच वाले युवक को एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। फेनगज उसके अधीन सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वह उन सभी को अच्छी तरह जानता था। जैसे ही उसने महसूस किया कि एक के बाद एक शक्तिशाली आभा का सफाया हो रहा है, वह स्तब्ध रह गया और उसे एहसास हुआ कि ये दुश्मन कितना भयानक था। निषिद्ध क्षेत्र में वापस लौटने में उसे बहुत कम समय लगा था, लेकिन 3 कांस्य बख्तरबंद फेनगड पहले ही मारे जा चुके थे। काले वस्त्रधारी आकृतियों की तो बात ही छोड़िए, किसी ने मेरे क्षेत्र पर हमला करने की हिम्मत की। चांदी के वस्त्र पहने उस युवक को अब जो एहसास हुआ वह था क्रोध और अपमान का, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एक घमंडी आदमी था। मर जाओ। चांदी के वस्त्र पहने युवक को आभास हो गया कि महल के भीतर का शक्तिशाली व्यक्ति पहले ही महल के द्वार पर पहुंच चुका है। महल के भीतर के प्रतिबंध भी सेनापति के नियंत्रण में थे, इसलिए वह महल के भीतर चल रही हर गतिविधि को साफ साफ महसूस कर सकता था। और यह भी कि दुष्ट देवता गोलेम पहले ही गायब हो चुका था। चांदी के कवच वाले युवक के हाथों में अचानक एक अग्नि धनुष प्रकट हुआ और उसी प्रकार एक अग्नि बाण भी प्रकट हुआ। उसने धनुष खींचा, उसने तीर चलाया, टकराना, तीर निकल गया और तुरंत ही एक विशाल दिव्य ज्वलंत ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जो सीधे महल के द्वार की ओर बढ़ गया। महल के द्वारों से एक भयानक तलवार की रोशनी निकली और एक दिव्य काले अजगर में बदल गई। दिव्य काला अजगर और दिव्य ज्वलंत अजगर हवा में एक दूसरे से टकराए और उसी क्षण एक श्वेत वस्त्रधारी युवक महल के द्वारों से बाहर निकला। श्वेत वस्त्रधारी युवक अमर तलवारों के एक विशाल समूह से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक में अलौकिक शक्ति थी। वे चारों ओर फैल गए, मानो अपने सम्राट को आगे ले जा रहे हों। सफेद वस्त्र पहने युवक ने सिर उठाकर ऊपर देखा। उसे दूर आसमान में चांदी के कवच पहने युवक दिखाई दिया। चांदी के कवच वाले युवक ने अपना सिर नीचे झुका लिया और सफेद वस्त्र वाले युवक की ओर देखने लगा। उनकी निगाहें हवा में एक दूसरे से टकराईं, मानो उनमें द्रव्यमान हो। करीब 200 अमर तलवारें, और वे सभी सर्वोच्च श्रेणी की अमर तलवारें लगती हैं। धनुष, क्या ये हो सकता है कि वह भी एक कुशल धनुर्धर हो? प्रत्येक के अपने अपने विचार थे। गड़गड़ाहट, भयानक तीर और महान 1000 तलवारों की सेना की रोशनी आमने सामने टकराए। एक पल के लिए मानो पूरी दुनिया अंधेरी हो गई और फिर एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ हर दिशा में लहरें फैल गईं, जिनमें तेज रोशनी के संकेत थे। जब लहरें पास में खड़ी कुछ काले वस्त्रधारी आकृतियों से टकराईं तो वे तुरंत धूल में बदल गईं। अवरोध पैदा करना, इसे रोको। शेष काले वस्त्रधारी आकृतियां उस लहर से बच निकलने में सक्षम होने से पहले ही 10 से अधिक लूज इमोर्टल्स नष्ट हो गए। राक्षसों, तुम सब पीछे हट जाओ, चांदी के कवच वाला युवक ठंडे स्वर में चिल्लाया। इस स्तर की लड़ाई में ये काले वस्त्रधारी अमर तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। हाँ, तुरंत सभी काले वस्त्रधारी आकृतियां तेजी से भाग गईं। उन्हें आमतौर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पसंद था और वे वांशियांक सिद्धों और आदि सिद्धों को मुर्गियों की तरह आसानी से मार सकते थे, लेकिन इस भयानक आकृति से सामना होने पर अब मुर्गियां बनने की बारी उनकी थी। भाग रहे हो? मैंने इसकी इजाजत नहीं दी। दूर खड़े सफेद वस्त्रधारी निंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई। तुरंत ही उसके आसपास मौजूद सैकड़ों उच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के उड़ते हुए तलवारें हर दिशा में दौड़ पड़ी और भागते हुए काले वस्त्रधारी लूज इमोर्टल्स पर वार करने लगीं। निंग ने बहुत पहले ही कसम खा ली थी कि वह अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को नुकसान पहुंचाने वाले इन लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ेगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। चांदी के कवच वाला युवक गुस्से से भर गया। उसने हाथ हिलाया और तुरंत आसमान में छा गया एक काला बादल, जो हर दिशा में फैल गया। पुस्तक 15, अध्याय 5, मुझे मेरी स्वतंत्रता कौन देगा? काला बादल एक ऐसी लचीली शक्ति से भरा हुआ था जिसने नीचे के पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। 100 सर्वोच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ती तलवारें काले बादल को भेद नहीं पा रही थीं, लेकिन जी निंग का हमला बहुत तेज था। काले बादल के प्रकट होने से पहले उसने 20 से ज्यादा काले वस्त्रधारी अमरों को मार गिराया था। चांदी के कवच वाले युवक का चेहरा और भी गंभीर हो गया। तोड़ो। निंग ने अपनी अमर तलवारें वापस ले लीं और फिर महान 1000 तलवारों की संरचना के दूसरे चरण से उत्पन्न तलवार प्रकाश की एक रेखा को संघनित करना शुरू कर दिया। ये चकाचौंध कर देने वाली चमकदार तलवार प्रकाश एक दिव्य काले अजगर में बदल गई, जो काले बादलों को चीरता हुआ अहंकारी उन्मुक्तता के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था। चांदी के कवच वाले युवक ने हाथ हिलाकर काले बादल को वापस बुलाया। उसने नीचे देखा तो पाया कि काले वस्त्रधारी आकृतियां अब तक भाग चुकी थीं। स्वूश 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 स्वूश, एक के बाद एक कांस्य बख्तरबंद फेंटगढ़ आने लगे और कांस्य बख्तरबंद युवक के पीछे हवा में इकट्ठा होने लगे। राक्षसों, पंक्तिबद्ध होकर सम्मिलित होकर आक्रमण करो। चांदी के कवचधारी युवक ने नीचे की ओर इशारा किया, फिर चिल्लाया, तुम्हें अलग अलग आक्रमण नहीं करना है। हाँ। फौरन फेंटगढ़ 9-9 की टुकड़ियों में संगठित होने लगे और एक एक करके 300 मीटर लंबे गॉड बीस्ट में तब्दील हो गए। इस तरह का गॉड बीस्ट दिखने में बाघ जैसा था, लेकिन उसके पंजे और भी तेज थे और नुकीले दांत और भी लंबे थे, जबकि उसका फर ज्यादा घना था। उनकी आंखों में एक ठंडी नीली रोशनी भरी हुई थी। एक बियॉन्ड गॉड बीस्ट बाघ। निंग चौंका। पिछली बार मेरा सामना ब्लड क्लाउड हॉल के बाद सरपेंट फॉर्मेशन से हुआ था। मुझे इस बार बियॉन्ड फॉर्मेशन से सामना होने की उम्मीद नहीं थी।
ये संगठन वाकई बहुत दुर्जेय है। 1 नोट, पुस्तक 2 अध्याय 10 में निंग ने एक बियान बाघ का सामना किया और उसे मार डाला, लेकिन वह एक सामान्य बाघ था जो गॉड बीस्ट नहीं था। उसे एन बीस्ट कहा जाता था, जबकि इसे बियॉन्ड गॉड बीस्ट कहा जाता है। अनगिनत युग पहले आदिकालीन अराजकता से पूर्वज ड्रैगन का जन्म हुआ था। ये दिव्य ड्रैगनों में सबसे प्राचीन था, अराजकता से जन्म लेने वाला पहला ड्रैगन। यह मशाल ड्रैगन से भी पुराना था। पहले ड्रैगन के रूप में इसे पूर्वज ड्रैगन के नाम से जाना जाने लगा। पूर्वज ड्रैगन के 9 पुत्र थे। 2 यह वास्तविक चीनी पौराणिक कथाओं ड्रैगन के 9 पुत्रों पर आधारित है। https://n.wikipedia.org/wiki/9_sons_of_the_dragon.closing_bracket ड्रैगन के 9 पुत्रों में से प्रत्येक के पास जबरदस्त शक्ति थी और बियॉन्ड टाइगर उनमें से एक था। मारना, उसे मार डालो। 3 बियॉन्ड देव जानवर बाघ हवा में ही नीचे की ओर झपटे। निंग ने अपना सिर उठाया और उन तीनों बियॉन्ड देव जानवरों को घूरने लगा। उसे अचानक लगा कि उसके पीछे का किला हिलने लगा है। उसने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा तो देखा कि एक और बियॉन्ड देव जानवर भी किले के द्वार से उस पर झपटा चला आ रहा है। महल के भीतर कुछ कांसे के कवचधारी फाइंडगर्ड भी थे। चूंकि निंग ने अचानक हमला किया था, इसलिए उन्हें अभी तक एक साथ मिलकर एक दल बनाने का मौका नहीं मिला था। इस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की अमर तलवारें काफी जबरदस्त हैं। उसे एक शक्तिशाली तलवार अमर होना चाहिए जो कि रिफाइनर हो। हालांकि कि रिफाइनर तलवार अमर जबरदस्त होते हैं, लेकिन उन्हें नजदीकी मुकाबले से नफरत है। अगर हम सामूहिक रूप से हमला करें और हमारा एक पंजा उस पर लग जाए तो वह मर जाएगा। उसे मार डालो, वरना जनरल और हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उन सभी के मन में हत्या के विचार थे। उनमें से कोई भी निंग को जिंदा नहीं जाने देना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला का इस्तेमाल गोलेम बनाने के लिए किया जा रहा था। यह एक बेहद गोपनीय मामला था। एक बार जब ये जगह उजागर हो जाती तो ग्रैंड जिया राजवंश शायद एक उन्मत्त जांच शुरू कर देता। अब जब उनके पास एक विशिष्ट लक्ष्य था तो वे शायद और भी ज्यादा सभा स्थलों का पता लगा पाते। ये समझना जरूरी है कि अब तक एक भी सभा स्थल उजागर नहीं हुआ था। हालांकि ग्रैंड जिया राजवंश को कुछ जगहों का पता चल गया था जो अजीब थीं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वे जगहें क्या कर रही हैं। इसलिए राजवंश ने अभी तक कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला नहीं लिया था। ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला का ये सभा स्थल बेहद बदकिस्मत था। आखिरकार ग्रैंड जिया की पूरी दुनिया में 72 रूपांतरणों में प्रशिक्षित एकमात्र व्यक्ति जी निंग ही था। केवल वही इस जगह में चुपके से घुसपैठ करने की क्षमता रखता था। कोई और इस क्षेत्र में प्रवेश करने और अंदर के रहस्यों को जानने में पूरी तरह असमर्थ होता। हम उसे भागने नहीं दे सकते। चांदी के कवच वाले युवक की आंखों में ठंडी चमक आ गई जब उसने आसमान से निंग की ओर देखा। अगर वह भाग गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। गुरु जरूर मुझे इसके लिए दोषी ठहराएंगे। चारों बियॉन्ड देव जानवर बाघों में अद्भुत शक्ति और वैभव की आभा थी। उनमें से हर एक रक्त बादल हॉल के बाद सर्प के समान था जिसने जी निंग की हत्या का प्रयास किया था। लेकिन ये जी निंग अब पहले वाली जी निंग नहीं रही। 9 स्वर्गों के क्रिम्सन राइट आरेख के 16वें चरण तक पहुंचने के बाद उसकी शक्ति एक बार फिर आसमान छू गई थी। चले जाओ। एक विशाल ताड़ का पेड़ जो 300 मीटर लंबा था बियॉन्ड बाघों में से एक की ओर झपटा। बियॉन्ड देव जानवर अपने बेहद लंबे और चाकू जैसे तीखे पंजों का पूरा इस्तेमाल करते हुए दहाड़ता हुआ और तेजी से आगे बढ़ा। टकराना, सुनहरी रोशनी से आच्छादित विशाल ताड़ के पेड़ ने उस बियॉन्ड देव जानवर को उड़ते हुए पूरी तरह से गिरा दिया। बाकी 3 बियॉन्ड बाघों ने एक साथ मिलकर बेतहाशा हमला किया, लेकिन निंग ने अपनी दूसरी ताड़ के पेड़ को भी लहराना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही ये ताड़ का पेड़ भी तुरंत 300 मीटर बड़ा हो गया और उसने भी एक बियॉन्ड देव जानवर को मार गिराया। 3 सिर 6 भुजाएं। निंग अपने 3 सिर 6 भुजाओं वाले रूप में बदल गया। अब 6 बेहद विशाल हथेलियां हर दिशा में थपथपा रही थीं और मार रही थीं। उसके सभी हथेली के प्रहारों में शुद्ध यान खजाने जैसी शक्ति थी। वे अमर तलवारों से कहीं बेहतर थे। इसके अलावा अमर तलवारों के इस्तेमाल के लिए तात्विक की जरूरत होती थी, जबकि उसके स्टार सीजिंग हैंड वर्धित हाथ बहुत पहले ही जादुई खजानों में बदल चुके थे। 8-9 रहस्यमय कला की तरह उसकी हथेलियों को किसी भी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जबरदस्त ताकत हासिल करने के लिए स्टार सीजिंग हैंड का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के लिए दिव्य शक्ति की जरूरत होती थी। धमाका 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 धमाका। 6 विशाल हथेलियां, जिनमें से प्रत्येक एक तेज सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, तीखी तलवारों की एक श्रृंखला की तरह वार कर रही थीं। या तो काट रही थीं या घुसा रही थीं या मार रही थीं। 4 बियॉन्ड गॉड बीस्ट बाघों ने एक समूह पर हमला करने का इरादा किया था, लेकिन वे एक के बाद एक पीछे की ओर उड़ते हुए गिर गए। सामान्य जनरल, यह आदमी एक राक्षस है और उसका दिव्य शरीर अत्यंत शक्तिशाली है। उसका शरीर वज्र की तरह अटूट लगता है। वह वास्तव में अपने हाथों से ही हमारे हमलों को रोकने में सक्षम है। कांस्य कवचधारी सभी फिनगार्डों ने चांदी कवचधारी युवक को शीघ्रतापूर्वक मानसिक संदेश भेजे। चांदी के कवच पहने उस युवक ने हवा में खड़े होकर ये सब होते देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नजदीकी युद्ध क्षमताएं उसकी तलवार रचना से भी ज्यादा जबरदस्त होंगी। सच तो ये है कि अगर निंग को अमर तलवारों का इस्तेमाल करना पड़ता तो उसकी नजदीकी युद्ध क्षमताएं सचमुच थोड़ी कमजोर होती, लेकिन अपनी हथेलियों की ताकत के दम पर वह महान 1000 तलवारों की रचना के दूसरे चरण से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था।
आहा, जनरल, क्या आप लड़ते ही रहना चाहते हैं? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि मैं जब चाहूं जा सकता हूं। नीचे से निंग की हंसी गूंजी। रुको, चांदी के कवच वाला युवक चिल्लाया। तुरंत चारों बयानदेव जानवर बाघ तेजी से पीछे हट गए और चांदी के कवच वाले युवक के दोनों ओर हवा में मंडराने लगे। वे दूर खड़े सफेद वस्त्र पहने निंग को घूर रहे थे। वे सभी स्तब्ध थे। वे 36 सभी फेंटगढ़ असल में इस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि एक साथ लड़ते हुए भी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले महल में उन्हें इतनी आसानी से मार गिराने में कामयाब रहा था। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम्हें बहुत पहले ही, जब तुम अभी भी महल के अंदर थे, एक महान टेलीपोर्टेशन दाव सील का इस्तेमाल करके निकल जाना चाहिए था। चांदी के कवच वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यह म्यू नॉर्टसन की खातिर था, है ना? निंग चौंक गया। उसने अपनी आभा को पूरी तरह बदलने के लिए 72 रूपांतरणों का इस्तेमाल किया था। फिर इस जनरल ने तुरंत म्यू नॉर्टसन का जिक्र क्यों किया? जी निंग, चांदी के कवच वाले युवक ने नीचे देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता था कि मैं अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा कि तुम ही हो? ग्रैंड जिया की पूरी दुनिया में इस महल में इतनी चुपके से घुसपैठ करने की इकलौती क्षमता शायद तुम ही हो। अपने 72 रूपांतरणों के बाद जब मैंने ये भी देखा कि महल में गायब होने वाला एकमात्र ग्रैंड मास्टर म्यू नॉर्टसन था, तो मैं सोच सकता था कि उसे बचाने के लिए सिर्फ तुम ही आ सकती हो। जी निंग, पहले मुझे पूरा यकीन नहीं था कि आपने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया है, लेकिन अब मुझे यकीन है। चांदी के कवच वाले आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। नीचे सफेद वस्त्र पहने युवक ने भी जोर से हंसी। उसका शरीर झिलमिलाया, फिर फरपोश जी निंग के शरीर में बदल गया। सही, ये सचमुच मैं ही हूँ। मुझे पता था कि मैं इस बात को ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाऊंगा कि मैंने 8-9 रहस्यमयी कला का प्रशिक्षण लिया है। आखिरकार पिछली बार मैं काफी देर तक तुम्हारे ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला में फंसा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार तुम इसे तुरंत भांप पाओगे, निंग ने कहा। मुझे पता है कि तुम्हारा ये फेंट गॉड गोलेम काफी महत्वपूर्ण है। मैं इसे तुम्हें वापस दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू नॉर्टसन को रिहा करना होगा और उसे उसकी आजादी वापस देनी होगी। निंग ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस तरह के गोलेम को पुनः प्राप्त करना, जो एक शीर्ष श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने के बराबर है, बदले में मुझे मेरा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई देना वास्तव में एक अच्छा सौदा है। अच्छा सौदा? नहीं, ये तो एक आधा अधूरा गोलेम है। ये तो पूरा बना भी नहीं है। असल में इसकी कीमत इतनी भी नहीं है, चांदी के कवच वाले युवक ने कहा। शायद बाहरी लोगों के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये बेहद कीमती है। तुम इस पर काम कर सकते हो और इसे पूरा कर सकते हो। निंग ने अपना सिर उठाकर चांदी के कवच वाले युवक को घूरा। मेरी बस एक ही विनती है, मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को उसकी आजादी वापस दे दो। हा, आजादी? चांदी के कवच वाला युवक इतना गुस्से में था कि हंसने लगा। अगर मैं म्यू नॉर्टसन को उसकी आजादी दे दूं, तो मुझे मेरी आजादी कौन देगा? निंग चौंका। उसे आजादी कौन देगा? तुमने इस निषिद्ध क्षेत्र की खोज कर ली है, यानी इसका रहस्य उजागर हो गया है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं सजा से कैसे बच सकता हूँ? चांदी के कवच वाले आदमी के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। तुम और तुम्हारा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई दोनों मर सकते हैं। निंग तुरंत समझ गया, चूंकि उस रहस्यमयी शक्ति ने अपनी सेनाओं को दुष्ट दासों, दुष्ट रक्षकों और दुष्ट सरदारों में विभाजित कर रखा था, इसलिए निस्संदेह वे अपने दुष्ट सरदारों के प्रति बहुत ऊंचे मानदंड रखते थे। निंग इस जगह पर घुस आया था। एक बार जब उसने इसके रहस्यों को उजागर कर दिया, तो रहस्यमयी शक्ति की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। जरा रुको, निंग ने जल्दी से कहा। मैं स्वर्ग के दाव की शपथ लेता हूँ कि मैं ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला में जो कुछ भी हो रहा है उसे किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं तुम्हारा फेंट गॉड गोलेम भी तुम्हें लौटा दूंगा। बदले में तुम मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को रिहा कर दोगे। अगर तुम स्वर्ग के ताव की कसम भी खा लो, तो भी मुझे सजा मिलेगी। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे मरने पर ही सुरक्षित रहूंगा। चांदी के कवच वाले युवक ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने 8-9 रहस्यमयी कला में प्रशिक्षण लिया है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हम्फ, मुझसे पहले कई दिव्य अमर नष्ट हो चुके हैं। तुम तो क्या, एक शून्य स्तर के व्यक्ति की भी। उसके शब्द निकलते ही अचानक 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक नीला सांप हवा में प्रकट हुआ। यह नीला सांप बेहद पतला था और निंग की ओर कुंडली मारता हुआ आया। रस्सी? निंग चौंका। 8-9 रहस्यमय कला, दिव्य क्षमता को प्रतिबंधात्मक जादुई खजानों से सबसे ज्यादा डर लगता था। उदाहरण के लिए, अगर वह इस रस्सी से बंध गया, तो वह किसी भी दाव मुहर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा या अपनी अमर संपत्ति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह वाकई बहुत बुरा होगा। इस प्रकार वह अपने आप को किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं डाल सकता था। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को आजाद कर दें। निंग के चारों ओर अमर तलवारें इकट्ठी हो गईं और उसके सामने एक तेज सुनहरी तलवार की रोशनी बनने लगी। चांदी के कवच वाले युवक ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तभी आराम से रह पाऊंगा। सुनहरी तलवार की रोशनी हवा में विशाल नीले सांप से टकराई। नीले सांप के आकार की उस रस्सी की शक्ति वाकई जबरदस्त थी। उससे एक ही टक्कर उस दिव्य काले अजगर को पूरी तरह से उड़ा देने के लिए काफी थी, जिसमें निंग की सुनहरी तलवार की रोशनी बदल गई थी। अगर तुम नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। निंग अब गुस्से में आ गया था। काले कपड़े पहने निंग अचानक कहीं से उसके पास आ खड़ा हुआ। दोनों जी निंग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कुल 324 उच्च श्रेणी के अमर जादुई खजाने हवा में प्रकट हुए।
उसके असली शरीर और उसके प्राइमल ट्विन दोनों ने 162 अमर तलवारों को नियंत्रित किया। ये समझना जरूरी है कि दोनों शरीरों की स्मृतियां और मन पूरी तरह से जुड़े और समन्वित थे और दोनों ने डार्क नॉर्थ सूत्र में की रिफाइनर के रूप में प्रशिक्षण लिया था और वास्तव में दोनों ही विलंबित स्तर पर पहुंच गए थे। डार्क नॉर्थ सूत्र की शक्ति ने सर्वोच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की हर उड़ती तलवार को भर दिया। हालांकि उसका असली शरीर और उसका प्राइमल ट्विन तलवारों को अलग अलग नियंत्रित करते थे। ऐसा लग रहा था मानो एक ही व्यक्ति उन्हें नियंत्रित कर रहा हो और इस प्रकार कुल 300 से अधिक शीर्ष श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें पूरी तरह से एक साथ मिलकर एक स्वरूप में आने में सक्षम हो गईं। रोम्बल, एक स्वर्ण अमर तलवार जो राजसी आभा लिए हुए थी, निंग के असली शरीर और प्राइमल ट्विन के सामने प्रकट हुई। महान हजार तलवारों का गठन, चरण 4, एक की रिफाइनर के रूप में निंग की असली अधिकतम युद्ध शक्ति यही थी। ये शक्ति उसके वास्तविक शरीर की निकट युद्ध क्षमताओं से भी कहीं ज्यादा थी। फर पहने निंग और काले वस्त्र पहने निंग ने एक साथ क्रोधित दहाड़ लगाए। मारना, पुस्तक 15, अध्याय 6, सोल्टेमर जेड। कई संयोजन संरचनाएं जैसे बा सरपेंट संरचना या बियान संरचना के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के रहने पर निर्भर करती थीं। एक साथ आने पर उनकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ जाती थी। जी निंग अपने प्राइमल ट्विन के साथ जो प्रयोग कर रहा था वह कुछ ऐसा ही था जो एक संयोजन संरचना की नकल करता था। हालांकि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। ये कई वास्तविक संयोजन संरचनाओं से कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल था। दहाड़, उनके सामने खड़ी सुनहरी अमर तलवार एक अतुलनीय रूप से विशाल दिव्य काले अजगर में बदल गई जो कुंडलित था। उस दिव्य काले अजगर ने एक भयानक दहाड़ मारी और उसकी गर्जना ने उनके आसपास की दुनिया को पूरी तरह से हिला दिया। यह एक ऐसी महिमा थी जो 300 से अधिक शीर्ष श्रेणी के अमर रैंक वाली उड़ती तलवारों से आई थी, जब उनकी शक्ति ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन के माध्यम से एक साथ विलीन हो गई थी। ये शक्ति इतनी महान थी कि इसने उन अधिकांश दिव्य क्षमताओं को ग्रहण कर लिया जिनका प्रशिक्षण फेम गॉड बॉडी रिफाइनर्स ने लिया था। क्या? चांदी के कवच वाले युवक का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने हवा में से नीचे देखा। ब्लॉक, हिस्सेस, हवा में लटकी नीली सांप जैसी रस्सी से फुफकारने जैसी आवाज निकली। विशाल नीला सांप रेंगता हुआ आगे बढ़ा और सीधे दिव्य काले अजगर से टकराने के लिए आगे बढ़ा। दिव्य ड्रैगन आसमान में उड़ गया। नीला सांप रेंगता हुआ बाहर आया। धमाका, दुनिया खुद ही बुरी तरह हिल गई और फिर एक सर्वदिशात्मक लहर के रूप में प्रचंड शक्ति का विस्फोट हुआ। जब यह उन 4 बियान देव जानवरों के शरीरों से टकराया तो चटकने की एक श्रृंखला सुनाई दी, लेकिन निश्चित रूप से वे इस स्तर की ऊर्जा को झेलने में सक्षम थे। जहां तक उन कमजोर काले वस्त्रधारी लूज इमॉर्टल्स की बात है, वे बहुत पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे। हालांकि उनके आसपास की खाई को कुछ कष्ट होने वाला था। जमीन दरकने लगी और आसपास के कई पत्थर धूल में तब्दील हो गए। घाटी के दोनों ओर की चट्टानें बड़े पैमाने पर टूटने लगीं। उस प्रचंड शक्ति के विस्फोट का सामना करते हुए महल की सतह एक गहरे प्रकाश से टिमटिमाने लगी। वह उस टकराव की शक्ति को झेलने में कामयाब रहा। अच्छा नहीं, चांदी के कवच वाले आदमी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। हवा में तैरता नीला सांप पूरी तरह से नष्ट हो गया था और वापस रस्सी के अपने मूल रूप में बदल गया था। हालांकि दिव्य काला अजगर अभी भी अपार शक्ति से भरा हुआ था। वह बेखौफ दहाड़ता रहा, नीले सांप पर वार करना चाहता था। ये जी निंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वह अभी तक दिव्य अमर भी नहीं बना है, लेकिन उसकी अमर तलवारों की शक्ति पहले से ही बहुत महान है। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो जनरल? तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो। फर पोशाक पहने निंग और काले वस्त्र पहने निंग दोनों ने गुस्से से दहाड़ लगाए। दहाड़, आकाश में दिव्य काले ड्रैगन ने भी एक भयानक गर्जना की, फिर ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास मत करो, मुझे उसे पकड़ना ही होगा। चांदी के कवच वाले युवक ने दांत पीस लिए। वह असफल नहीं होना चाहता था। वह असफलता के परिणामों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने अपने हाथ जोड़कर मुहर बनाई और जोर से चिल्लाया, असुर। एक शक्तिशाली अमर शक्ति ने तेजी से स्वर्ग और पृथ्वी की राजसी शक्तियों को बुलाना शुरू कर दिया, जिससे एक लंबा, दुबला पतला, घिनौना और पूरी तरह से काला योद्धा बन गया। इस घिनौने योद्धा ने 3 नोक वाला एक दोधारी तलवार उठाया और उसे सीधे निंग की ओर तानते हुए दहाड़ा। छोटा चोर, मर जा। और फिर वह घिनौना योद्धा सीधे आगे की ओर टूट पड़ा। स्वर्गीय रक्षक ड्रैगन। चांदी के कवच वाले युवक के हाथ की मुहरें एक बार फिर बदल गईं। फिर एक और प्राणी हवा में प्रकट हुआ, एक कुंडलित दिव्य अजगर जो सुनहरे रंग का था। उस दिव्य सुनहरे अजगर ने एक भयानक दहाड़ लगाई और फिर नीचे की ओर झपटा। बांध, हवा में तैरती विशाल रस्सी एक बार फिर उस विचित्र नीले सांप में बदल गई। इस बार नीले सांप की पूंछ के सिरे पर सांप का सिर था। अब उसके दोनों सिरों पर एक एक सिर था और वह हवा में चीखता हुआ निंग की ओर झपटा। 2 गुप्त कलाओं और इस जादुई खजाने को नियंत्रित करना वास्तव में इस चांदी के कवच वाले जनरल के लिए भी बेहद थका देने वाला था। तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। फरपोश निंग और काले वस्त्रधारी निंग ने एक साथ महान हजार तलवारों की संरचना को नियंत्रित किया, 300 से ज्यादा उच्च श्रेणी की अमर जादुई तलवारों का इस्तेमाल करके एक बार फिर उस अतुलनीय रूप से तेज सुनहरी उड़ती तलवार का निर्माण किया। सुनहरी उड़ती तलवार हवा में गर्जना करती हुई उस दिव्य काले अजगर में बदल गई। अब हवा में 2 दिव्य काले अजगर थे। चौथे चरण, ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन की 2 तलवार रोशनियों को एक साथ बनाए रखना भी निंग के लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। बांध लो इसे, मुझे इसे बांधना ही होगा। चांदी के कवच वाले युवक के चेहरे पर बर्बरता के भाव थे।
मैं अनगिनत सालों तक यातनाएं सहने के बाद ही बच पाया हूँ। मैं दोबारा सजा नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। ऊपर आसमान से भयानक असुर योद्धा दिव्य संरक्षक ड्रैगन और 2 सिर वाले नीले सर्प ने एक साथ नीचे की ओर हमला किया। 2 दिव्य काले ड्रैगन ऊपर की ओर उड़े और आक्रमण का स्वागत किया। बूम बूम बूम, आसमान से विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी और आसपास का क्षेत्र टकराव वाले विस्फोटों और बिजली की तरंगों से भर गया था। हा हा हा, जनरल, ये थोड़ी सी क्षमता काफी नहीं है। निंग जोर से हंसा। चौथे चरण, ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन की तलवार रोशनी 2 दिव्य ड्रैगन के आकार में गायब होने से पहले असुर योद्धा और दिव्य संरक्षक ड्रैगन को नष्ट करने में सक्षम थी। दमन, चांदी के कवचधारी युवक ने अचानक हाथ हिलाया और एक के बाद एक विशाल मुहरें आकाश में प्रकट होने लगीं। कुल 7 भव्य मुहरें प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक धुंधली रोशनी से चमक रही थी। ये भव्य मुहरें कुछ अक्षरों से ढकी हुई थीं और विशाल पर्वतों की तरह आकाश में मंडरा रही थीं। प्रकाश एक मुहर से दूसरी मुहर तक प्रवाहित होता हुआ उन्हें एक पूरे में विलीन कर रहा था। उसे कुचल दो, चांदी के कवच वाले युवक ने गुस्से से निंग की ओर इशारा किया। 7 भव्य मुहरें विस्मयकारी अंदाज में एक साथ उतरीं और तेजी से एक दूसरे से जुड़ती गईं। निंग की ओर तेजी से बढ़ते हुए वे वास्तव में एक विशाल पर्वत में बदल गईं। तोड़ना, निंग ने भी ऊपर की ओर इशारा किया। महान 1000 तलवारों की संरचना की तलवार रोशनी 2 दिव्य काले ड्रैगन के रूप में सीधे आकाश में उड़ गई, मानो मछलियां धारा के विपरीत तैर रही हों। बूम, विशाल पर्वत धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दोनों दिव्य काले ड्रैगन वास्तव में फटकर बिखर गए, जिससे निंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले 300 मीटर ऊंचे विशालकाय में बदल गया। निंग ने एक साथ अपने असली शरीर से 6 शक्तिशाली हथेलियां निकालकर उन्हें नीचे गिरते हुए पर्वत पर पटक दिया। गड़गड़ाहट, मानो दुनिया हिल गई हो। निंग का असली शरीर जमीन में धंस गया था, जो पूरी तरह से धंस गया था और हर दिशा में बिखर गया था। निंग का असली शरीर छाती तक जमीन में दबा हुआ था, लेकिन एक झटके के साथ वह एक बार फिर बाहर आ गया। हा हा हा, जनरल, क्या बढ़िया क्षमता है। निंग हंसा जब उसने चांदी के कवच वाले युवक को देखा। चांदी के कवच पहने युवक के चेहरे पर उदासी थी। धिक्कार है, धिक्कार है। चांदी के कवच वाले युवक का मन आक्रोश से भर गया। अब उसे अच्छी तरह पता चल गया था कि निंग कितना ताकतवर है। उसे मानना ही पड़ा कि इस दुश्मन की तलवार जैसी संरचना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन असली ताकत के मामले में जी निंग निश्चित रूप से उससे कहीं कमतर थी। आखिरकार वह दिव्य अमरों में भी सर्वोच्च व्यक्ति था, लेकिन ये कोई प्रतियोगिता नहीं थी कि कौन बेहतर है। यह एक लड़ाई थी जिसमें उसे अपनी रस्सी का उपयोग करके अपने दुश्मन को पकड़ना था। अगर वे बस ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे होते कि कौन बेहतर है, तो वह अपने 7 निम्न श्रेणी के शुद्ध यांत खजानों, उन 7 शक्तिशाली मुहरों का इस्तेमाल करके अपने सबसे शक्तिशाली हमले कर सकता था। लेकिन वह जो करने की कोशिश कर रहा था, वह अपने दुश्मन को फंसाना था। इसलिए उसे अपना कुछ ध्यान अपनी रस्सी को नियंत्रित करने में लगाना पड़ा और रस्सी को मजबूत करने के लिए अपनी काफी ऊर्जा भी लगानी पड़ी। 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षित एक राक्षस देवता को पकड़ना या फंसाना कोई आसान काम नहीं था। चूंकि उसे अपना ध्यान रस्सी और मुहरों के बीच बांटना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मुहरों की पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। तुम जीत गए। चांदी के कवच वाले युवक ने निंग को गहरी नजर से देखा। मैं न तो तुम्हें मार सकता हूँ, न ही पकड़ सकता हूँ। वह स्पष्ट रूप से जी निंग से काफी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह उसे पकड़ने में असमर्थ था। यही बात 8-9 रहस्यमय कला को इतना दुर्जेय बनाती थी। शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए था, जिससे वह निंग को पकड़ने से पहले उसकी रक्षा पंक्ति को तोड़ सके। जाहिर है, जनरल और निंग के बीच शक्ति का अंतर हालांकि महत्वपूर्ण था, लेकिन हास्यास्पद रूप से बहुत बड़ा नहीं था। पूरी घाटी मलबे में तब्दील हो चुकी थी। मलबे के ऊपर हवा में सिर्फ चांदी के कवचधारी सेनापति, कांसे के कवचधारी फायरगन्स का एक समूह और साथ ही जी निंग और म्यू नॉर्टसन ही दिखाई दे रहे थे। चांदी के कवच वाले जनरल ने आखिरकार अपना सिर झुका लिया था। वह जी निंग को मारने में असमर्थ था और सजा से बच भी नहीं सकता था। अब वह बस इतना कर सकता था कि नुकसान कम करने और मिलने वाली सजा कम करने की पूरी कोशिश करे। अच्छा, निंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। ये समझदारी की बात है। पास खड़े नॉर्टसन की आंखों में तुरंत राहत की लहर दौड़ गई। उसी समय जी निंग, म्यू नॉर्टसन और चांदी के कवचधारी सेनापति ने स्वर्ग के ताऊ की शपथ ली। निंग का वादा था कि अगर म्यू नॉर्टसन को आजादी दे दी गई तो वह महल का राज किसी और को बिल्कुल नहीं बताएगा। नॉर्टसन ने भी यही कसम खाई कि वह ये राज किसी और को नहीं बताएगा। चांदी के कवच वाले जनरल ने स्वाभाविक रूप से इसके बाद नॉर्टसन को उसकी स्वतंत्रता वापस दे दी। जनरल, कृपया अपनी टुकड़ी खोलिए और हमें जाने दीजिए। निंग हवा में खड़ा था, नॉर्टसन उसके बगल में था और उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक ऊर्जा से भर गया हो, साथ ही भविष्य के लिए आशा से भी। इतनी जल्दी नहीं, चांदी के कवच वाले जनरल ने आह भरी। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुनाता हूँ। निंग और नॉर्टसन के चेहरे तुरंत बदल गए। बुरी खबर? यह मेरे लिए एक विनाशकारी हार थी। चांदी के कवच वाले जनरल ने आह भरी। निषिद्ध क्षेत्र में बहुत कड़ा पहरा था और यहाँ तक कि जिन युद्ध विशेषज्ञों को मैंने पकड़ा था, उन सभी को स्वर्ग के ताऊ की कसम खाने पर मजबूर किया गया था कि वे भागेंगे नहीं। अगर वे भागते भी हैं तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई चुपके से अंदर घुस पाएगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मुझे 8-9 रहस्यमय कला
में प्रशिक्षित किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ा। बस करो बकवास, तुम क्या कहना चाहते हो? निंग भौहें चढ़ाकर बोला। चांदी के कवचधारी सेनापति ने फिर से आहें भरी। निंग और नॉर्टसन की ओर देखा और फिर ठंडी हंसी के साथ कहा, महल के अंदर के मामलों का प्रभारी व्यक्ति क्वो हुआन पहले ही मर चुका है। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह म्यू नॉर्टसन अपने प्रियजन की आत्मा वापस ले चुका है। नॉर्टसन चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? क्या तुमने आत्मा को लुभाने वाले जेड के बारे में सुना है? चांदी के कवच वाला जनरल बोलते हुए हंसा। उसे इन दोनों को परेशान करने में खुशी महसूस हो रही थी। सोल्टेमर जेड, नॉर्टसन और निंग के चेहरे तुरंत बदल गए। माउंट इनहर्ट में रहते हुए निंग ने त्रिलोकों के बारे में काफी कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था। स्वाभाविक रूप से वह सोल्टेमर जेड के बारे में जानता था। नॉर्टसन ने, चूंकि उसने ताओ ऑफ कंस्ट्रक्ट्स का काफी गहन विश्लेषण किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने सोल्टेमर जेड के बारे में सुना होगा, जो ताओ ऑफ कंस्ट्रक्ट्स के लिए प्रसिद्ध सामग्रियों में से एक है। सोल्टेमर जेड, एक बार जब किसी आत्मा को सोल्टेमर जेड में डाल दिया जाता तो वह जेड के साथ एक हो जाती। बचने का कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि आत्मा को सोल्टेमर जेड द्वारा पोषित किया जाता। जब तक उस पर कोई हमला न हो और वह नष्ट न हो जाए, तब तक अंदर की आत्मा हमेशा के लिए जीवित रह सकती है। आमतौर पर गोलेम विशेषज्ञ अपने गोलेम में सोल्टेमर जेड डालते हैं, जिससे सोल्टेमर जेड के अंदर की आत्मा गोलेम को नियंत्रित कर पाती है, जिससे वह संवेदनशील हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बता नहीं सकते? चांदी के कवच वाला जनरल मुस्कुराया। उसकी आत्मा को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया वह क्रिस्टलीय गोला आत्मा को लुभाने वाला जेड है। क्या? नॉर्टसन हैरान और क्रोधित था। ये खत्म हो गया। निंग ने पास बैठे अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की ओर देखा। अब चूंकि यूजिया की आत्मा उस आत्मा प्रशंसक जेड ग्लोब में डाल दी गई थी, वह कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। उसे हमेशा के लिए उस छोटी सी जगह में रहना होगा। ये वास्तव में बहुत दर्दनाक था और वह हमेशा के लिए पुनर्जन्म का अपना मौका खो देती। लेकिन शायद यह अच्छी बात है, निंग ने सोचा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यूजिया की आत्मा प्रशिक्षक जेड में विलीन हो चुकी थी और वह न तो कभी वहां से निकल पाएगी और न ही दोबारा जन्म ले पाएगी। यह वाकई बहुत दर्दनाक बात थी, और फिर भी इसका मतलब था कि वह अभी भी नॉर्टसन के साथ जा सकेगी। म्यू नॉर्टसन, दूर खड़े चांदी के कवचधारी जनरल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी प्रिय की आत्मा अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगी। तुम बहुत धन्य हो, लेकिन यह मत भूलना कि वह हमेशा के लिए उस छोटी सी जगह में फंसी रहेगी। वह कितना कष्टदायक होगा। इस तरह की पीड़ा अनगिनत युगों तक उसके साथ रहेगी, जब तक कि वह दिन न आ जाए जब उस पर हमला होगा और उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। उस क्षण उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाएगी। नॉर्टसन ने दांत पीसते हुए कहा, छोटी जिया। उसे अपराध बोध महसूस हुआ। ये देखकर निंग खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन आहें भरने लगा। लेकिन दूर खड़ा चांदी के कवच वाला जनरल जोर से हंस पड़ा। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने तुम्हें ये छोटी सी जानकारी भी बता दी। ठीक है, अब तुम भाग सकते हो, चलो चलें। निंग ने दूर खड़े चांदी के कवचधारी जनरल को एक ठंडी नजर से देखा, फिर नॉर्टसन को अपने गतिशील अमर निवास में ले गया। फिर वह आकाश में उड़ गया और संरचनाओं ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। निंग तेजी से उड़ गया। फिर एक बार फिर उसने एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। वह गायब हो गया। पुस्तक 15, अध्याय 7, गुफा स्वामी। चांदी के कवच पहने युवक ने सिर उठाया और आसमान की ओर देखने लगा। शाम हो चुकी थी। उसने आह भरी, मेरे सुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं। सामान्य कांस्य कवचधारी सभी राक्षस रक्षक चांदी कवचधारी युवक को घबराहट से घूर रहे थे। आह भरकर चांदी के कवच वाला युवक मुड़ा और तेजी से निषिद्ध क्षेत्र के चारों ओर बनी कई प्रतिबंधात्मक संरचनाओं से होकर आगे बढ़ गया। बाहर काले वस्त्रधारी कई आकृतियां और ईस्टवुड संप्रदाय के सदस्य जमा थे। इस जबरदस्त उपद्रव और स्थानिक टेलीपोर्टेशन ने कई बाहरी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। जनरल, ईस्टवुड संप्रदाय का नेता जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। क्या हुआ? क्या आपको हमारे ईस्टवुड संप्रदाय से कुछ करवाना है? क्या हुआ? चांदी के कवचधारी सेनापति ने ये शब्द बुदबुदाए, फिर हाथ हिलाया। अचानक कहीं से एक विशाल पर्वत का आभास प्रकट हुआ। वह सीधा ईस्टवुड संप्रदाय के नेता के शरीर पर टूट पड़ा। धमाका! ईस्टवुड संप्रदाय का नेता पूरी तरह से चूर चूर हो गया। फिर उसके अवशेष धूल में बदल गए और उड़ गए। आसपास के लूज इमॉर्टल्स, अर्थ इमॉर्टल्स, प्राइमल ताओइस्ट, वांशियांग अडेप्ट्स और ईस्टवुड संप्रदाय के अन्य शिष्य सभी अविश्वास में थे। हालांकि उनमें से कुछ के चेहरे पर खुशी के भाव थे। अच्छा हुआ कि वह मर गया। ईस्टवुड संप्रदाय का नेता एक रीढ़विहीन व्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था जिसने जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया था। इस कारण कुछ अनुयायी जो वर्तमान स्थिति से नाखुश थे, उनके प्रति तिरस्कार की भावना रखने लगे। चांदी के कवच वाले जनरल ने शांतिपूर्वक निर्देश दिया, ईस्टवुड संप्रदाय के सभी शिष्यों, मेरी बात सुनो। यदि तुम मेरे प्रति वफादार रहना चाहते हो और मेरी सेवा करना चाहते हो, यदि तुम मेरी आज्ञा के अधीन दास बनने को तैयार हो, तो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाओ। उसकी आवाज वाकई बहुत धीमी थी, लेकिन ईस्टवुड संप्रदाय के हर सदस्य के मन में उसकी गूंज गूंज रही थी। संप्रदाय का हर व्यक्ति, चाहे वह घूम रहा हो, पहाड़ पर गश्त कर रहा हो, प्रशिक्षण ले रहा हो या एकांत में आराम कर रहा हो, पूरी तरह से स्तब्ध था। चांदी के कवच वाले जनरल ने शांति से कहा, आपको निर्णय लेने के लिए 10 तक गिनना होगा। इच्छुक? मैं इच्छुक हूँ। तुरंत कुछ शिष्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया और घुटनों के बल बैठ गए।
हालांकि कुछ शिष्यों के चेहरे पर अविश्वास की भावना थी। वफादारी, समर्पण, ये सरल था, लेकिन स्वेच्छा से गुलाम बनना, ये तो बहुत ही हास्यास्पद था। वे अमर साधक थे और उनमें से कई पिछले कुछ समय से दुखी थे। पहले तो चांदी के कवच वाला सेनापति उनके प्रति काफी मिलनसार था, लेकिन अब वह सचमुच उन्हें अपना गुलाम बता रहा था। गुलाम यानी अपनी जान देकर उसके आदेशों का पूरी तरह पालन करना। 10, 9, 8, 7। चांदी के कवचधारी जनरल ने धीरे से गिनती की। 6, 5 तक गिनने के बाद उसने अचानक गिनना बंद कर दिया। चांदी के कवच पहने सेनापति जोर से हंसा। एक ही कदम में वह हवा में ऊंचा उठ खड़ा हुआ। दुनिया कांप उठी और एक के बाद एक विशाल पर्वत ऊपर उठकर हवा में मंडराने लगे। यह 9 स्वर्गों के हंडे की दिव्य विषज्वाला थी, जिसका इस्तेमाल उसने पहले जीन के खिलाफ किया था। ईस्टवुड संप्रदाय के 29,000 से ज्यादा अनुयायी हैं। चांदी के कवचधारी सेनापति की आवाज हवा में गूंज उठी। 20,000 से ज्यादा लोग घुटने टेक चुके हैं, जिनमें 21 लूज इमॉर्टल और अर्थ इमॉर्टल और 301 आदिम दाववादी शामिल हैं। इन 322 को जीवित रहने की अनुमति है, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। उनकी आवाज पूरे ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी और फिर पूरे क्षेत्र में आग की लपटें भड़कने लगीं, जो ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला के हर हिस्से को भरने लगीं। जनरल, आपने अभी तक 10 तक गिनती पूरी नहीं की है। सामान्य झिझकते हुए लूज इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स ने ये देखकर तुरंत उन्मत्त होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ आदिम दाववादी, अर्थ इमॉर्टल्स और लूज इमॉर्टल्स तो तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। बहुत देर हो चुकी है, चांदी के कवच वाला जनरल हंसा। पूरे क्षेत्र में ज्वाला की लपटें फैल रही थीं। गुप्त कमरों में छिपे हुए, पहाड़ों पर विचरण करने वाले, भागते हुए, सब आग की लपटों के स्पर्श होते ही राख में बदल गए। 9 स्वर्गों की दिव्य विषज्वाला दिव्य अमरों के लिए बहुत खतरनाक थी। ईस्टवुड संप्रदाय के लिए साधारण अनुयायी इसका सामना कैसे कर सकते थे? नहीं, मैंने समर्पण कर दिया, मैंने समर्पण कर दिया। जनरल, मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। एक युवक आग की लपटों में जलकर राख होने से ठीक पहले बुरी तरह चिल्लाया। एक तुच्छ जिफू शिष्य, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? चांदी के कवच वाले जनरल ने व्यंग्य किया। ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला के हर हिस्से में निराशा छा गई। केवल आदिम दाववादी और शून्य स्तर के अमर ही बच पाए, जो 5 की गिनती तक घुटने टेक चुके थे। बाकी शिष्य उस आदमी के हाथों मारे गए। उनमें से कुछ ने आत्मविस्फोट का विकल्प चुना, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला की रक्षा करने वाली विशाल संरचना में फंसी हुई थीं। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं, किसी को भी नहीं बख्शा गया। कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। अंदर आइए, चांदी के कवचधारी सेनापति ने हाथ हिलाया और अचानक एक विशाल बोरा प्रकट हुआ। बोरे का मुंह खुल गया और उसके नीचे खड़े आदिम दाववादी, मुक्त अमर और पृथ्वी अमर तुरंत उसमें समा गए। उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र की एक और यात्रा की तथा निर्माणों के दाव के सभी ग्रैंडमास्टर्स, महल और उसके भीतर की अन्य चीजों को एकत्र किया। अब जाने का समय हो गया है। चांदी के कवच वाले जनरल ने अपने कांस्य कवच वाले फायरगन्स को उस काली कोहरे से ढकी गुफा के प्रवेश द्वार तक ले गए। फिर सीधे उसमें कदम रखा। कुछ ही क्षणों बाद गुफा का प्रवेश द्वार गायब हो गया। पूरी ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से शांत हो गई थी। यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि वे सभी जानवर भी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि सभी मौजूद संरचनाएं, जैसे कि 9 स्वर्गों की कड़ाही की दिव्य विषज्वाला, भी नष्ट हो गई थीं। ईस्टवुड संप्रदाय आज से ये सचमुच अस्तित्व में नहीं रहा। यह एक बहुत बड़ी दुनिया थी। इस दुनिया के केंद्र में स्थित सेनापति नगर एक अतुलनीय रूप से विशाल किला था। ये किला इतना विशाल था कि स्वर्गीय अमर भी इसे पूरी तरह से नहीं देख पाते। हम वापस आ गए हैं। हम आखिरकार 5वीं दुनिया में लौट आए हैं। आसमान में एक काली धुंधली गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया और चांदी के कवच वाले युवक और उसके कांस्य कवच वाले राक्षस रक्षक उसके भीतर से प्रकट हुए। गड़गड़ाहट, इस दस्ते में शक्ति का एक अदृश्य उभार छा गया। जनरल, कांस्य कवचधारी फेनगड्स ने चांदी कवचधारी युवक की ओर देखा। मुख्यालय जाओ और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करो, चांदी के कवचधारी जनरल ने आह भरते हुए कहा। इस बार शायद मुझे निर्वासन में भेज दिया जाएगा और तुम्हें भी मेरे साथ कष्ट सहना पड़ेगा। यह आपकी गलती नहीं है जनरल। अगर हमें किसी को दोष देना है तो हमें उस जीनिंग को दोष देना होगा। ठीक है, जीनिंग वास्तव में 8-9 रहस्यमय कला जानती थी। आपको बिल्कुल भी दोष नहीं दिया जा सकता जनरल। कांसे के कवच पहने फेंटगड्स की भीड़ ने जल्दी से कहा। चांदी के कवचधारी जनरल हंसा। ठीक है, मुझे गुफा मास्टर से मिलना है। मुख्यालय में जाकर मेरा इंतजार करो। हाँ, कांस्य बख्तरबंद फेंटगड्स ने कहा। चांदी के कवच वाला युवक एक रोशनी की किरण में बदल गया। आसमान से नीचे उस किले में उतरा। एक गलियारा अपने आप खुल गया, जिससे उसे प्रवेश मिल गया। जहाँ तक कांसे के कवच वाले फेंटगड्स की बात है, उन सभी को उतरना पड़ा और शहर के दरवाजों से होकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार सेनापति एक दिव्य अमर था। उसका दर्जा उनसे कहीं ऊंचा था। एक विशाल महल के भीतर एक आदमी जो आग जैसे लाल वस्त्र पहने हुए था, एक ऊंचे शाही सिंहासन पर बैठा नीचे की ओर देख रहा था। उसकी भयावह आभा ग्रैंड जिया सम्राट की आभा से जरा भी कम नहीं थी। चांदी के कवच पहने युवक महल में आया और फिर कमर से झुककर आदरपूर्वक झुका। नमस्कार गुफा गुरु बुचासी, अग्नि वस्त्रधारी व्यक्ति ने नीचे देखा, फिर थोड़ा भौहें सिकुड़ी। क्या तुम्हें ग्रैंड जिया की दुनिया के फ्लेमडोर कमांडरी में नहीं होना चाहिए? तुम्हारा काम वहाँ की संरचनाओं के निर्माण पर नजर रखना है। तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दे सकते। तुम ग्रैंड जिया की दुनिया छोड़कर बिना बुलाए यहाँ क्यों लौट आए?
ईस्टवुड्स पर्वत श्रृंखला में फ्लेमडोर कमांडरी के आपके अधीनस्थ के अड्डे में घुसपैठ की गई थी। चांदी के कवच वाले युवक ने पूरी ईमानदारी से पूरी कहानी बता दी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह संगठन कितना शक्तिशाली है। अगर वह सच नहीं भी बताता तो भी एक ही दिन में संगठन को ईस्टवुड्स पर्वत श्रृंखला में हुई हर घटना का पता चल जाता। 8-9 रहस्यमय कला। जी निंग, अग्नि वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं। चांदी के कवच वाला युवक इतना घबरा गया कि उसके माथे से पसीना निकल आया। तुमने सचमुच मुझे निराश किया है। अग्नि वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। गुफा गुरु, मैं। चांदी के कवच वाले युवक को ये स्वीकार करने में थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई। जो कुछ हुआ था उसके लिए उसे सचमुच दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। किसी भी आधार के लिए 8-9 रहस्यमय कला से निपटना मुश्किल होता। सफलताओं को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, गलतियों की सजा दी जानी चाहिए, गुफा स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा। बुचासी, तुम्हारी वजह से ग्रैंड जिया की दुनिया पर हमारा आक्रमण और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें इस प्रकार सजा देता हूँ। अपने अधीनस्थों को लेकर माउंट स्टेल की प्रमुख दुनिया में जाओ, वहाँ एक नया अड्डा स्थापित करो और निर्माण कार्य जारी रखो। इसके अलावा 100 वर्षों के भीतर तुम्हें 5 दिव्य अमरों का वध करना होगा। चांदी के कवच वाले युवक का दिल कांप उठा। माउंट स्टेल प्रमुख दुनिया, वह दुनिया ग्रैंड जिया की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। ग्रैंड जिया की दुनिया एक एकीकृत दुनिया थी, जबकि माउंट स्टेल की प्रमुख दुनिया भयंकर अराजकता की स्थिति में थी। इस प्रकार दुनिया में बहुत पहले ही युद्ध छिड़ चुके थे। ग्रैंड जिया की दुनिया में जाने का मतलब था जीवन का आनंद लेना, लेकिन माउंट स्टेल की दुनिया में जाने का मतलब था हर समय युद्धों के लिए तैयार रहना, और उसे 5 दिव्य अमरों को भी मारना था। किसी भी दिव्य अमर से निपटना आसान नहीं था। वे सभी अनगिनत युगों से जीवित थे और किसी को भी ठीक पता नहीं था कि उनके पास क्या क्या चालें हैं। शायद किसी को कोई फायदा हो, लेकिन फिर दुश्मन के दोस्त या मालिक अचानक आ पहुंचते। इस प्रकार दिव्य अमर को मारना एक बेहद खतरनाक काम था। हाँ, उसने 10 से ज्यादा दिव्य अमर को मारा था, लेकिन ये संख्या अनगिनत युगों में और अनगिनत खतरों का सामना करने के बाद जमा हुई थी। ग्रैंड जिया की दुनिया में गोलेम बनाने के लिए भेजे जाने के बाद उसे आखिरकार जिंदगी का आनंद लेने का मौका मिला था। उस जगह पर उसे कोई भी खतरनाक काम नहीं मिला था, और अब उसकी अच्छी जिंदगी का अंत होना ही था। एक और भी मुश्किल जिंदगी शुरू होने वाली थी, और हो सकता है कि वह वहीं माउंट स्टेल की दुनिया में ही मर जाए। और यह उतना बुरा नहीं था जितना हो सकता था। यदि जी निंग को उसके लिए कुछ चाहिए नहीं होता और उसने स्वर्ग के ताव से यह रहस्य उजागर न करने की शपथ ली होती, तो उसकी सजा शायद और भी कड़ी होती। हाँ, चांदी के कवच वाले युवक ने सम्मानपूर्वक कहा। तुम तुरंत बाहर निकलो, जाओ। गुफा मास्टर ने हाथ हिलाया। चांदी के कवच से सुसज्जित युवक तुरंत महल से बाहर चला गया। महल पूरी तरह शांत हो गया। फुश। गुफा स्वामी के पीछे अचानक एक आकर्षक सफेद वस्त्रधारी महिला प्रकट हुई। वह बेहद आकर्षक थी और उसकी पतली कमर उसके अर्ध पारदर्शी सफेद कपड़ों के नीचे से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वह धीरे से हंसी। स्वामी, बुचाशी आपके सबसे दुर्जय योद्धाओं में से एक है। और क्या उस जी निंग ने स्वर्ग के ताव की शपथ नहीं ले ली है? तुम्हें क्या पता? गुफा स्वामी ने शांति से कहा। जी निंग ने स्वर्ग के ताव से शपथ ली है कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगा कि महल में निर्माण कार्य चल रहा है। ये सच है, लेकिन जी निंग जिया सम्राट के बहुत करीब है। वह उसे चेतावनी देने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल सकता है, और एक बार ऐसा हो गया तो ग्रैंड जिया की दुनिया पर हमारा आक्रमण और भी मुश्किल हो जाएगा। इस दुनिया, एक बड़ी दुनिया के साथ व्यवहार करते समय तुम इतनी सतर्क क्यों हो? आकर्षक महिला बुदबुदाई। ग्रैंड जिया की दुनिया आम बड़ी दुनियाओं से अलग है, गुफा मास्टर ने कहा। जिया सम्राट पंगू की दुनिया के शाही वंश से हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी नींव कितनी गहरी है? कोई नहीं जानता कि उनके जैसे आदिम शाही कुल के वंशज के पास क्या छिपा है। इसके अलावा जिया सम्राट और दाऊफादर रेनड्रैगन बेहद अच्छे दोस्त हैं। ग्रैंड जिया की दुनिया पर आक्रमण करते समय हमें दाऊफादर रेनड्रैगन से भी सावधान रहना होगा। मैं भला कैसे सावधान नहीं रह सकता? आकर्षक महिला ने आश्चर्य से कहा। दाऊफादर रेनड्रैगन, मास्टर, आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम तो कोई दिव्य अमर भी नहीं हो, गुफा स्वामी ने हार मानते हुए कहा। क्या जिया सम्राट सचमुच पिता रेनड्रैगन के इतने करीबी दोस्त हैं? आकर्षक महिला वास्तव में इस बारे में उत्सुक थी। यह आपके लिए एक रहस्य है, लेकिन तीनों लोगों के सभी विशेषज्ञ इसके बारे में जानते हैं। गुफा गुरु ने अपना सिर हिलाया। दरअसल जिया सम्राट ने इस खबर को दूर दूर तक फैलाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि उनकी मुख्य दुनिया में रेनड्रैगन पर्वत उनके अपने स्काईलाइट पैलेस से भी ऊंचा हो गया। स्काईलाइट पैलेस उनका शाही महल है। ये स्वयं जिया सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। रेनड्रैगन पर्वत का उससे थोड़ा ऊंचा होना। आपको क्या लगता है कि यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तीनों लोकों में रेनड्रैगन पर्वत से जुड़ा एकमात्र व्यक्ति पिता रेनड्रैगन ही है। अब आकर्षक महिला को समझ आ गया। मैं हमेशा से इस बारे में सोचती रही हूँ। गुरु, आप सभी सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता हैं, लेकिन आप में से किसी ने भी कभी आपस में लड़ाई नहीं की। जिया सम्राट को कम मत आंको। अगर दाऊफादर रेनड्रैगन हस्तक्षेप न भी करें तो भी ग्रैंड जिया की दुनिया पर आक्रमण करना आसान काम नहीं होगा। आदिकालीन शाही कबीला हम्फ, यह कोई निरर्थक मुहावरा नहीं है। हालांकि वह उस वंश की एक शाखा मात्र है, फिर भी उससे निपटना आसान नहीं होगा, गुफा स्वामी ने कहा। पुस्तक 15, अध्याय 8, खतरे का एहसास। आकर्षक महिला ने सिर हिलाया।
समझ गई। मुझे हमेशा लगता था कि ग्रैंड जिया की दुनिया इतनी शक्तिशाली नहीं है। मिसाल के तौर पर माउंट स्टेल की दुनिया में 3 सच्चे अमर या एम्पायरियन देवता हैं। ग्रैंड जिया की दुनिया को अपार भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है। तीनों लोकों में ये सबसे ऊपर है। जब इतना बड़ा विश्व पूरी तरह से एकीकृत हो चुका है तो यह माउंट स्टेल जैसी दुनिया से कमजोर कैसे हो सकता है? गुफा गुरु ने अपना सिर हिलाया। आपको ये समझना होगा कि किसी बड़े विश्व को एकीकृत करने के लिए एकीकरणकर्ता के पास या तो अपार व्यक्तिगत शक्ति होनी चाहिए या फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि। ओह, तो फिर गुरुजी, वो जी निंग, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? आकर्षक महिला ने पूछा। उसने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया है, जिसका अर्थ है कि उसका गुरु सबसे श्रेष्ठ दावफादरों में से एक है। गुफा गुरु हंसा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका गुरु कौन है, क्योंकि वह निश्चित रूप से हमारे पक्ष में नहीं है। अगर जी निंग को ग्रैंड जिया की दुनिया में विकसित होने दिया गया तो वह हमारे लिए गंभीर परेशानी का सबब बन जाएगा। आदर्श रूप से हमें उसे तुरंत मार देना चाहिए। उसके पीछे के दावफादर को भी शायद गंभीरता से सोचना होगा कि क्या एक शिष्य की खातिर उसके लिए इसमें शामिल होना उचित है या नहीं। हम उसे कैसे मारें? आकर्षक महिला ने पूछा। हमारी असंख्य दानव गुफा गोलेम बनाने के लिए जिम्मेदार है। लड़ना और मारना हमारा काम नहीं है। दुश्मनों को मारने पर इनाम मिलेगा। अगर हम लड़े नहीं तो भी कोई बात नहीं। गुफा गुरु हंसे। चूंकि बुचासी भी जी निंग का कुछ नहीं कर पाया, इसलिए उसे पकड़ना वाकई मुश्किल होगा। इसे सीमलेस गेट पर छोड़ दो। शिष्य, मेरी तरफ से सीमलेस गेट के गेटमास्टर से बात करने के लिए एक यात्रा करो। उन्हें जल्द से जल्द इस अप्रत्याशित जीव जी निंग को मार डालने के लिए कहो। हाँ। आकर्षक महिला ने सम्मानपूर्वक आदेश पर सहमति व्यक्त की और फिर वह महल से बाहर चली गई। ये सेना का शहर बहुत बड़ा था और कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। शहर के अंदरूनी हिस्से पर कड़ी सुरक्षा थी। यह आकर्षक महिला असंख्य दानवों की गुफा के गुफा गुरु की प्रिय शिष्या थी और उसकी हैसियत किसी साधारण दिव्य अमर के बराबर थी। इसलिए वह सीमलेस गेट के सबसे नजदीकी स्थानीय मुख्यालय तक जल्दी पहुंच सकती थी। ग्रैंड जिया राजवंश इस पूरे समय सीमलेस गेट के मुख्यालय की खोज कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीमलेस गेट का मुख्यालय इसी दुनिया में 5वीं दुनिया में स्थित था। ये 5वीं दुनिया इतनी शक्तिशाली थी कि दिव्य अमर भी जो अंदर घुसने की हिम्मत करते तुरंत मारे जाते। अगर कोई सच्चा अमर या दिव्य देवता अंदर घुसकर तुरंत भागने की कोशिश करता तो वे बच सकते थे, लेकिन अगर वे सीधे लड़ने की कोशिश करते तो शायद वे भी नष्ट हो जाते। कमांडरी शहर के ऊपर हवा में अक्सर आकृतियां उड़ती देखी जा सकती थीं। 5वीं दुनिया के किसी कमांडरी शहर में उड़ने की हिम्मत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम दिव्य अमर स्तर का होना जरूरी था। यहाँ इतने सारे दिव्य अमर थे कि आमतौर पर कम से कम 10,000 आकृतियां आसमान में उड़ती देखी जा सकती थीं। वहाँ मौजूद दिव्य अमरों की कुल संख्या वाकई आश्चर्यजनक थी। सच तो ये है कि असंख्य दानव गुफाओं के गुफा मास्टर और निर्बाध द्वार के द्वार मास्टर 5वीं दुनिया की संपूर्ण शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थे। रेशम कीट आपको नमस्कार करता है, गेटमास्टर, आकर्षक महिला ने सम्मानपूर्वक कहा। क्या है? लंबे खुले बालों वाली एक नीलवर्णी वस्त्रधारी स्त्री आंखें बंद किए पद्मासन में बैठी थी। वह निर्बाध द्वार की द्वारपाल थी। उसके पास 2 दासियां खड़ी थीं। आकर्षक महिला ने सम्मानपूर्वक कहा, यह मामला जी निंग नामक किसी व्यक्ति से जुड़ा है। उसने शुरू से अंत तक पूरी कहानी बहुत विस्तार से सुनाई। तुम्हारे मालिक का काम भी मेरे जैसा ही है। हमें ग्रैंड जिया, माउंट स्टेल और ड्रीमसॉन्ग की दुनियाएं सौंपी गई हैं। नीले वस्त्रधारी महिला ने आंखें खोली, फिर शांति से कहा, आक्रमण करने के लिए सबसे कठिन दुनिया ग्रैंड जिया की दुनिया है, लेकिन तुम्हारी असंख्य दानव गुफा ने वास्तव में ऐसी गलती की है जिससे ये काम पूरा करना और भी मुश्किल हो गया है। और अब तुम चाहते हो कि मेरा सीमलेस गेट तुम्हारी गांठ पोंछे और इसे साफ करे? फिर भी चूंकि तुम्हारे मालिक ने अनुरोध किया है, मैं स्वीकार करता हूँ। वापस जाओ और यह कहो, बूढ़े कौवे, अगर तुम गोलेम बनाने जैसा काम भी पूरा नहीं कर सकते तो मुझे लगता है तुम्हें किसी और को अपना काम सौंप देना चाहिए। उस आकर्षक महिला का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसने सम्मानपूर्वक कहा, हाँ जाओ। नीले वस्त्र पहने महिला ने शांति से कहा। वह आकर्षक महिला तुरंत चली गई। नीले वस्त्र पहने महिला ने पुकारा, वायलट ग्रास। द्वारपाल पास खड़ी 2 युवतियों में से एक, जिसका चेहरा बैंगनी रंग के फूलों वाले टैटू से ढका हुआ था, ने जल्दी से आदरपूर्वक पुकारा, तुमने सब कुछ सुन लिया। मैं जी निंग से जुड़ा यह मामला तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। उसके साथ कैसे पेश आना है, क्या इंतजाम करना है, ये सब पूरी तरह से तुम पर निर्भर है। तुम कई सालों से मेरे साथ हो और ग्रैंड जिया में हमारे मामलों से अच्छी तरह वाकिफ हो। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल काम है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे बखूबी पूरा कर पाओगी। नीले वस्त्रधारी महिला की आवाज और लहजा पहले से कहीं ज्यादा दयालु था। साफ जाहिर था कि वह अपने इस नौकर पर बहुत ज्यादा प्यार करती थी। चिंता मत करो गुरुजी, मैं जी निंग को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पास उससे निपटने के बहुत सारे तरीके हैं। वायलट ग्रास ने सम्मानपूर्वक कहा। अच्छा, जाओ अपनी तैयारी करो, फिर ग्रैंड जिया की मुख्य दुनिया की ओर चलो। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने निर्देश दिया। उसी दिन बैंगनी घास और फूलों की कड़ाई से सजे सुनहरे वस्त्र पहने एक युवती 9 दिव्य अमरों को चुपचाप 5वीं दुनिया से निकलकर ग्रैंड जिया की दुनिया में ले गई। स्टिलवाटर कमांडरी। स्टिलवाटर शहर से लाखों किलोमीटर दूर एक वीरान इलाका। यहाँ एक खूबसूरत झील थी जिसके बगल में एक लकड़ी का घर था। शाम हो चुकी थी। यहाँ 2 आकृतियां हवा में दिखाई दी, फिर जमीन पर उतरी। छोटी जिया,
हम वापस आ गए हैं। म्यू नॉर्थसन ने उस आत्मा को लुभाने वाले जेड ग्लोब को अपने हाथों में थामते हुए धीरे से कहा। यहाँ की घास पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन अब सब वापस उगाई है। जेड ग्लोब से एक महिला की आवाज आई। वह इस समय बहुत खुश थी। शुक्र है, उस लड़ाई में हमारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नॉर्थसन ने लकड़ी के घर की ओर भी देखा। उन्होंने खुद लकड़ी काटकर उस घर का निर्माण किया था और ऐसा करते समय उन्होंने निर्माणों के दांव में अपनी कुशलता का भी इस्तेमाल किया था। इस प्रकार 20 साल बीत जाने के बावजूद लकड़ी का घर एकदम सही हालत में बना रहा। दरअसल कमजोर लोग तो उसके अंदर जा भी नहीं सकते थे। ये क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम उनके पीछे बहुत कमजोर थे। इसलिए हम उन काले वस्त्रधारी लोगों द्वारा आसानी से पकड़ लिए गए। नॉर्थसन हंसे। हम आखिरकार आजाद हो गए। हम आखिरकार बच निकले। नॉर्थसन, हमें भविष्य में इतना दुखी नहीं होना पड़ेगा, जेड ग्लोब में बैठी महिला ने खुशी से कहा। नींद चुपचाप किनारे से देखता रहा। मन ही मन उसने आह भरी। उसकी मूल योजना यूजिया की आत्मा को उसके जी कुल में जाकर पुनर्जन्म लेने देना था। वह पुनर्जन्म लेने वाली यूजिया की देखभाल करने में नॉर्थसन की मदद करेगा और उसकी याददाश्त वापस पाने का कोई रास्ता निकालेगा। ये कुछ ऐसा था जो वह करने में सक्षम था। आखिरकार पुनर्जन्म के 6 मार्गों के नष्ट हो जाने के बाद सभी प्रमुख शक्तियों ने अपने क्षेत्रों के लिए पुनर्जन्म के नए मार्ग स्थापित करने शुरू कर दिए थे। उनमें से हर एक पुनर्जन्म के एक छोटे चक्र जैसा था। उदाहरण के लिए क्रिसेंट दुनिया में भी पुनर्जन्म का एक छोटा चक्र था। काश, निंग ने मन ही मन सोचा, अब चीजें बदलने का कोई रास्ता नहीं है। वह हमेशा के लिए उस आत्मा दमनकारी जेड के दायरे में फंसी रहेगी। ज्यादा संभावना यही है कि इस समय उसे बस उसके और नॉर्थसन के बीच का प्यार ही था, और कुछ चीजें भी थीं जिनकी उसे इस नश्वर संसार में अब भी परवाह थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नॉर्थसन चलते हुए आया। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, निंग ने नॉर्थसन की ओर देखा। वह समझ गया कि हालांकि उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के दिल में कुछ अफसोस और दर्द था, फिर भी वह फिर से जोश और ऊर्जा से भर गया था। वह पहले जितना थका हुआ और निराश नहीं लग रहा था। अगर आप न होते तो शायद मैं वहीं मर जाता, नॉर्थसन ने कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी वापस जा सकते हैं। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे यहीं पा सकते हैं। ग्रैंडजिया की वर्तमान दुनिया खतरनाक अंतर्धाराओं से भरी है, जबकि आप कंस्ट्रक्ट्स के दाव के ग्रैंडमास्टर हैं। ये जानते हुए कि आप यहाँ हैं, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? निंग ने जल्दी से कहा। वास्तव में तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब एक शून्य स्तर का पृथ्वी अमर हूँ। अगर मैं सावधान रहूं तो ठीक रहूंगा, नॉर्थसन ने कहा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। फिर अपने हाथ की एक लहर से उसने एक जादुई खजाना निकाला। उनके बगल में एक के बाद एक विशाल आकृतियां तुरंत प्रकट हो गईं, जैसे कछुआ सांप, पंखों वाला पक्षी मानव या 8 पंजों वाला सांप। कुल मिलाकर 6 गोलेम थे। ये वो गोलेम हैं जो मुझे क्वो हुआन नाम के कांसे के कवच वाले फेंटगढ़ को मारने के बाद मिले थे। मुझे ये काफी शक्तिशाली लगते हैं, निंग ने कहा। ऐसा एक गोलेम ढूंढो जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो और जिससे तुम अपनी शक्ति को सबसे ज्यादा बढ़ा सको। नॉर्थसन ने उन पर नजर डाली। उसकी नजर पंख वाले गोलेम पर टिक गई। उसने आश्चर्य से कहा, एक पंख वाला अमर गोलेम? तुम उनमें से एक कैसे पा सकते हो? आमतौर पर कांसे के कवच वाले फेंटगढ़ पंख वाले अमर गोलेम को पाने के योग्य नहीं होते। पंखों वाला अमर वर्ग? निंग भी उत्सुक था। यह निषिद्ध क्षेत्र में दूसरे नंबर का गोलेम है, नॉर्थसन ने कहा। इसके पंखों को देखो। इसके पंख 7 विनाशकारी वज्र पवन छोड़ सकते हैं और इसकी गति भी बेहद तेज है। एक साधारण मुक्त अमर या पृथ्वी अमर भी जो एक पंख वाले अमर गोलेम के नियंत्रण में है, तुरंत एक दिव्य अमर की युद्ध शक्ति प्राप्त कर लेगा। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य 7 विनाशकारी वज्र पवन छोड़ना और फिर तुरंत भाग जाना है। युद्ध में ये बेहद बेहद मूल्यवान होना चाहिए। नॉर्थसन को इन चीजों को बनाना तो आता था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इनकी कीमत कितनी है। निंग ने हालांकि ऐसा ही किया। अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की ये बातें सुनकर वह अंदाजा लगा सका कि इस गोलेम का मूल्य शायद मध्यम श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने के बराबर होगा। नॉर्थसन ने कहा, अन्य थोड़े कमजोर हैं। शायद उन सभी 5 को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वे एक विंग्ड इमॉर्टल वर्ग के बराबर होंगे। इस प्रकार निंग तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अन्य 4 संभवतः निम्न श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने के बराबर थे। वे वाकई अपनी दौलत की बदौलत कोई कसर नहीं छोड़ते। हर एक कांसे के कवच वाले फेंटगढ़ के पास कम से कम एक ऐसा गोलेम जरूर होता है। शायद यह उतनी ही दौलत है जितनी ज्यादातर दिव्य अमरों के पास होती है, निंग ने मन ही मन सोचा। लेकिन यहाँ निंग गलत था। उसने उन्हें एक निम्न श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने के रूप में महत्व दिया था, लेकिन यहाँ 3 लोगों में उन्हें खरीदने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यही सूची मूल्य था। वास्तव में रहस्यमय शक्ति के लिए ये वस्तुएं बहुमूल्य सामग्रियों के संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं थीं, और उन सामग्रियों का मूल्य शायद पूरी वस्तु के मूल्य का 10वां हिस्सा था। एक सच्चे सर्वोच्च गोलेम के लिए उसके भीतर का संरचना आरेख वास्तव में सबसे मूल्यवान था। एक विस्तृत संरचना आरेख के बिना, चाहे आपकी सामग्री कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आप गड़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। जूनियर प्रशिक्षु भाई, यह विंग्ड इमॉर्टल क्लास ले लो, निंग ने कहा। नॉर्थसन को गहरा सदमा लगा। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ये पंखदार अमर वर्ग आपके बहुत काम आएगा। जी निंग, आपने मेरी जान बचाई। मैं म्यू नॉर्थसन इसके लिए पहले से ही आपका बहुत आभारी हूँ।
मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? हाँ, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं उस निषिद्ध क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार प्रवेश और निकास कर सकता था। वह जनरल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये पंखों वाला अमर गोलेम दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह वास्तव में उतना उपयोगी नहीं है। मैं तो बस इसे बेच दूंगा। निंग ने सिर हिलाया और हंसा। आखिरकार ये सच से ज्यादा कुछ नहीं था। 8-9 रहस्यमय कला उसकी रक्षा गोलेम से कहीं बेहतर कर सकती थी। लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपने मन को कैसे शांत कर पाऊंगा? बहुत हो गया, शब्दों की बर्बादी बंद करो। मैं अब जा रहा हूँ। निंग ने अपना हाथ हिलाया और बाकी गोलेम को इकट्ठा किया, फिर बिना किसी दूसरी दुनिया के गायब हो गया। नॉर्टसन ने उस आत्मा प्रशिक्षक जेड को अपनी बाहों में भर लिया। वह धीरे से बुदबुदाया, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। नॉर्टसन, तुम्हारे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने हमारी बहुत मदद की है, इसे कभी मत भूलना, जेड ग्लोब के भीतर बैठी महिला ने कहा। ठीक है, नॉर्टसन ने सिर हिलाया। निंग ने चुपके से नॉर्टसन को पंखों वाले अमर गोलेम को बांधते हुए देखा, फिर जेड ग्लोब लेकर लकड़ी के घर के प्रवेश द्वार पर जाकर बैठ गया, जहां से वह बस झील को देखता रहा। बीच बीच में वह जेड ग्लोब से कुछ बातें करता रहता। यह नज़ारा देखकर निंग का दिल बैठ गया। कुछ देर देखने के बाद आखिरकार वह सचमुच वहां से चला गया। अब ग्रैंड जिया की शाही राजधानी जाने का समय आ गया है। इस बार मैंने अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को तो बचा लिया, लेकिन उस रहस्यमयी शक्ति को नाराज कर दिया। मुझे अपने स्टार सीजिंग हैंड को चौथे चक्र के लिए प्रशिक्षित करने हेतु जल्द से जल्द पंचतत्वों का सार प्राप्त करना होगा। निंग को आने वाले खतरे का पूर्वाभास हो गया था। खतरे का यह आभास उसे जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। पुस्तक 15, अध्याय 9, रात में एक बातचीत। रात काफी हो चुकी थी। जी निंग पलक झपकते ही ग्रैंड जिया की पूरी दुनिया के सबसे केंद्रीय शहर में पहुंच गई। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के स्वर्गीय खजाने के पहाड़ के भीतर एक निवास के भीतर निंग अकेले चमकते चांद की ओर मुंह करके शराब पी रहा था। अरे, निंग के कान फड़क उठे। उसने बगल से देखा। एक सफेद वस्त्र पहने चांदी जैसे बालों वाला आदमी अभी अभी दरवाजे से अंदर आया था। वरिष्ठ स्काईफॉक्स, निंग हंसा, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चूंकि तुम इतनी रात को यहाँ जल्दी जल्दी आए हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई जरूरी काम निपटाना होगा। चांदी के बालों वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोला। जी निंग, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। महाराज ने बहुत पहले ही यह आदेश दे दिया है। मैं जरा भी लापरवाही नहीं करूंगा। निंग ने सिर हिलाया। मुझे कुछ कीमती चीजें खरीदनी हैं। कीमती? कितना कीमती? चांदी के बालों वाले आदमी ने पूछा। मुझे स्वर्ग लोक से 15,000 किलोग्राम स्वर्ण रत्न, 30,000 किलोग्राम नीला स्पिरिट जेड बांस, आकाशगंगा से 45,000 किलोग्राम रहस्यमयी यिंजल, 1500 किलोग्राम ड्रैगनफिश स्पिरिट लावा और 600 किलोग्राम अराजकता स्पिरिट पृथ्वी चाहिए। निंग ने कहा। ये सुनकर चांदी के बालों वाले आदमी का चेहरा बदल गया। इतना? कम से कम इतना तो? निंग ने सिर हिलाया। बेशक और भी विकल्प थे, लेकिन निंग ने जिन वस्तुओं की सूचना दी थी वे पहले से ही 5 तत्वों के सार वाली सबसे सस्ती वस्तुएं थीं, जिनका उपयोग स्टारसाइजर के 6 चक्रों के चौथे चक्र में प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता था। अगर उसे मौका मिलता तो वह स्वाभाविक रूप से ज्यादा महंगी वस्तुएं चुनने को तैयार होता। उदाहरण के लिए एक मोर देव जानवर से प्राप्त 5 तत्वों के मोर पंख, जो कि एम्पायरियन देव स्तर का था, पर्याप्त से ज्यादा होता। वास्तव में बहुत कुछ बच भी जाता। हालांकि एम्पायरियन देव स्तर पर एक देव जानवर का वंश अतुलनीय रूप से शुद्ध होगा। ऐसी वस्तु बहुत कीमती होगी, यहाँ तक कि एक साधारण उच्च स्तरीय शुद्ध यान खजाने से भी अधिक मूल्यवान, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, ऐसी वस्तुएं अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थीं। पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद से एम्पायरियन देव स्तर तक पहुंचने वाले और सभी 5 पंचतत्वों तक पहुंच रखने वाले मोर देव जानवरों की कुल संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। उनमें से केवल 2 ही नष्ट हुए थे, और उनके द्वारा छोड़े गए पंचतत्व मोर पंख बहुत पहले ही विभिन्न महाशक्तियों द्वारा और भी अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाने के लिए प्राप्त कर लिए गए थे। निंग उन्हें कहीं से कैसे खरीद सकता था, और अगर वह उन्हें पा भी लेता तो वह उन्हें कैसे खरीद पाता? आपका अनुरोध बहुत बड़ा है। ये सभी त्रिलोक की बहुमूल्य वस्तुएं हैं। ये पंचतत्वों के सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन वस्तुओं के कई उपयोग हैं, कलाकृतियों को गढ़ने से लेकर गोलियों को परिष्कृत करने तक। मैं आपको महामहिम से पूछने में मदद करूंगा, चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने कहा। निंग हंसा, फिर सिर हिलाया। चांदी के बालों वाला आदमी बैठ गया, फिर अपने लिए थोड़ी शराब डाली। हंसते हुए बोला, पहले थोड़ी शराब पी लेते हैं, महाराज थोड़ी देर में जवाब देंगे। ठीक है। निंग जानता था कि यह व्यक्ति जिया सम्राट का आत्मा जानवर था। वे आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। जी निंग, तुम्हें ये चीजें किस लिए चाहिए? गोलियां परिष्कृत करने के लिए, जादुई खजाने गढ़ने के लिए, गोलेम बनाने के लिए? चांदी के बालों वाले आदमी ने पूछा। तुमने 100 साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया है, चाहे तुम्हें इसकी जरूरत किसी भी काम के लिए हो। गोलियां परिष्कृत करने और जादुई खजाने गढ़ने की कला सीखने में बहुत समय लगता है। तीनों लोकों में इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ कम से कम दिव्य अमर स्तर पर हैं। चूंकि उनकी आयु असीमित होती है, इसलिए वे धीरे धीरे इन क्षेत्रों का विश्लेषण करने में अपना समय लगा सकते हैं। निंग भी हंसा। सचमुच? उदाहरण के लिए, पानी के नीचे की संपत्ति की आत्मा ने 1000 बैल तलवार को उन्नत करने में बहुत ही भयानक समय लगाया था। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि पानी के नीचे की संपत्ति की आत्मा वास्तव में इस क्षेत्र में काफी कमजोर थी, अन्यथा उसे इतना अधिक समय खर्च नहीं करना पड़ता।
निंग ने कहा, मेरे पास इसके लिए अपने उपयोग हैं। स्टारसाइजिंग हैंड बहुत मशहूर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसमें ट्रेनिंग कैसे ली जाती है। 5 एलिमेंट्स आइटम्स खरीदने की वजह से उसे अपने स्टारसाइजिंग हैंड के उजागर होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। हा हा हा। चांदी के बालों वाला आदमी हंसा और इस तरह सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमक उठीं। जी निंग, महाराज ने मुझे बताया है कि वे आपको स्वर्गलोक से पर्याप्त स्वर्ण रत्न और आकाशगंगा से रहस्यमयी यिन जल दे सकते हैं, लेकिन बाकी 3 चीजें उनके पास पर्याप्त नहीं हैं। तो फिर मैं उन्हें कुछ अलग चीजों से बदल दूं। निंग ने 3 अलग अलग विकल्प सुझाए। यह मत लो, पर्याप्त नहीं। जी निंग, ये जो खजाने आप मांग रही हैं, ये सभी पंचतत्वों के खजाने हैं जो एक ही स्तर पर हैं। चांदी के बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया। महामहिम कहते हैं कि वे वस्तुओं की जालसाजी या गोलियों को परिष्कृत करने में माहिर नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने भंडार में इन वस्तुओं की ज्यादा मात्रा नहीं रखी है। अगर आप चाहें तो वे जाकर अपने कुछ दोस्तों को ढूंढ सकते हैं और उनके साथ खजाने का लेन देन करके आपके लिए पर्याप्त मात्रा में खजाने जुटा सकते हैं। निंग ने तुरंत कृतज्ञता से कहा, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। जी निंग, अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि कोई खजाना जितना कीमती होता है, उसे खरीदना उतना ही मुश्किल होता है। आमतौर पर तुम्हें उसी कीमत की चीजों से व्यापार करना पड़ता है। चांदी के बालों वाले आदमी ने निंग की तरफ देखा। अगर तुम्हें ये चीजें चाहिए तो तुम्हें इनके बदले में पर्याप्त खजाने लाने होंगे। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त हैं? मुझे उनके लिए किस तरह के खजाने लाने की जरूरत है? निंग ने पूछा। एक सामान्य उच्च श्रेणी का शुद्ध यान खजाना ही काफी है। चांदी के बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, पिछली बार जो तीर तुम लाए थे उनमें से 20 ही काफी हैं। निंग ने मन ही मन आह भरी। पंचतत्वों की सामग्री और खजाने वाकई इतने महंगे थे, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं थी। स्टारसाइजिंग हैंड को बाद के चरणों के लिए लगातार बढ़ती हुई मात्रा में सामग्री की जरूरत थी। सौभाग्य से उसे बस अपने हाथों को प्रशिक्षित करना था। अगर उसे 8-9 रहस्यमय कला की तरह अपने पूरे शरीर को प्रशिक्षित करना होता तो कीमत और भी ज्यादा बेतुकी होती। अभी वह 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 16वें चरण तक पहुंच चुका था। अब वह अपने स्टारसाइजिंग हैंड को चौथे चक्र तक प्रशिक्षित कर सकता था और 8-9 रहस्यमय कला के छठे चक्र तक पूरी तरह प्रशिक्षित हो सकता था। हालांकि कला के लिए आवश्यक संसाधन उसकी पिछली कीमत से 1000 गुना ज्यादा थे। सबसे ज्यादा संभावना है कि उसे कम से कम 10 उच्च श्रेणी के शुद्ध यान खजानों की आवश्यकता होगी। इससे निंग सचमुच हार मान गया। उच्च श्रेणी के शुद्ध यान खजानों की शक्ति मध्यम श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजानों के बराबर थी। कई शुद्ध यान सच्चे अमर और एम्पायरियन देवता इसी स्तर के खजानों का इस्तेमाल करते थे। उनमें से किसी एक के लिए भी ऐसी 10 वस्तुएं बनाना एक गंभीर बोझ साबित होता था। यही कारण था कि निंग के वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई एम्पायरियन देवता सिल्वमून ने भी 8-9 रहस्यमय कला के केवल छठे चक्र तक ही प्रशिक्षण लिया था। फिलहाल मैं 8-9 रहस्यमय कला में आगे प्रशिक्षण के बारे में भूल सकता हूँ। ये बहुत दूर का लक्ष्य है। सबसे पहले स्टारसाइजिंग हैंड। जी निंग, क्या तुम पर्याप्त खजाने का उत्पादन करने में सक्षम हो? चांदी के बालों वाले आदमी ने निंग को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। निंग ने कहा, कृपया महाराज से कहिए कि वे पर्याप्त मात्रा में पंचतत्वों की वस्तुएं तैयार करें। एक बार महाराज उन्हें तैयार कर लें तो मैं स्वाभाविक रूप से उनके बदले में पर्याप्त खजाने निकाल लूंगा। ठीक है, चांदी के बालों वाले आदमी ने कहा, महामहिम स्वयं आपके लिए ये खजाने इकट्ठा करेंगे। जैसे ही वे ऐसा करेंगे मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। निंग ने हाथ हिलाकर एक जैद ताबीज निकाला। यह मेरा संदेश ताबीज है। जैसे ही तुम इसे तोड़ोगे मुझे इसका एहसास हो जाएगा और मैं जल्दी से शाही राजधानी वापस आ जाऊंगा। इस तरह की जैद मुहरें बनाना बेहद आसान था। निंग ने वास्तव में इनका एक बड़ा ढेर तैयार कर लिया था और उन्हें जीवंश और टमलीफ अपने गुरु अमर डायनकाई और अन्य लोगों को बांट दिया था। ठीक है, चांदी के बालों वाला आदमी खड़ा हुआ। तो फिर मेरी खबर का इंतजार करो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें कितना समय लगेगा? निंग ने पूछा। वह अवचेतन रूप से आने वाले खतरे को भांप सकता था, जिससे उसे जितनी जल्दी हो सके चौथे चक्र का प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। सफल होने पर उसके हाथ सर्वोच्च उच्च स्तरीय शुद्ध यान खजानों के बराबर हो जाएंगे, जो मध्यम स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों के बराबर होंगे। वे सामान्य उच्च स्तरीय शुद्ध यान खजानों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे, जिससे उसकी अपनी शक्ति एक बार फिर तेजी से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा अपनी 3 सिर 6 भुजाएं दिव्य क्षमता पर भरोसा करके उसके पास 6 शक्तिशाली हथेलियां होंगी, जिनमें से प्रत्येक सर्वोच्च उच्च स्तरीय शुद्ध यान खजानों के बराबर होगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये तो बस खजानों का सौदा है। 1 महीना काफी होगा। चांदी के बालों वाले उस आदमी ने जानबूझकर थोड़ा और गद्दीदार सामान जोड़ दिया। सच कहूं तो बस 2-3 दिन ही काफी हो सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। ठीक है। निंग तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसी रात निंग राजा यान की जागीर में गया। वह वहां अस्थायी रूप से रहने वाला था ताकि अपने चचेरे भाई के साथ कुछ समय बिता सके। एक प्राचीन मीनार के भीतर 5 आकृतियां कमल मुद्रा में बैठी थीं, प्रत्येक अलग अलग स्थान पर बैठी थी। पैट्रियार्क आर्किनम ने आंखें खोलीं और उस जगह पर नजर डाली। उसकी भौहों का तनाव और गहरा हो गया जब से ब्लड क्लाउड हॉल से जी निंग की हत्या करवाने की उसकी योजना नाकाम हुई थी। यंग फ्लेम कबीले को और भी यकीन हो गया था कि जी निंग उनके लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उन्हें उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिला।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीनिंग की ताकत बढ़ती ही जाएगी। एक बार जब वह हम पर टूट पड़ा तो हमारा यंग फ्लेम कबीला एक भयावह स्थिति में आ जाएगा। पैट्रियार्क आर्किनम को चिंता होने लगी और हमारी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जीनिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो पितृभक्ति की बहुत परवाह करता है। वह अपनी माँ के मन में हमारे लिए जो द्वेष था उसे कभी नहीं भूल पाएगा। वास्तव में वह इस तथ्य को भी सहन करने में सक्षम था कि हमने उसे ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में मारने का प्रयास किया था। इसका मतलब है कि वह खुद को दबाने और समय का इंतजार करने में बहुत सक्षम है। उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है। एक बार जब उसे लगेगा कि वह पर्याप्त मजबूत हो गया है तो हमारा यंग फ्लेम कबीला शायद सचमुच खतरे में पड़ जाएगा। पैट्रियार्क आर्किनम का दिल चिंता से भर गया। पहले तो वह बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन अब उसे अपने कुल की सच्ची चिंता होने लगी थी। ये समझना जरूरी है कि सर्वोच्च कुल और महाशक्तियां शायद ही कभी एक दूसरे के खिलाफ जिंदगी मौत की लड़ाई में उतरती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च शक्तियों के पास आमतौर पर दिव्य अमर होते थे जो उनकी रक्षा करते थे। दिव्य अमरों की आयु सचमुच अनंत होती थी। अगर कोई दुश्मन के कुल का नाश भी कर दे और अगर दुश्मन दिव्य अमर बच जाए तो क्या लाख साल या करोड़ साल बाद दुश्मन दिव्य अमर अचानक छिपकर हमला कर सकता था। छिपकर हमला करने के बाद दिव्य अमर लंबे समय के लिए गायब हो सकता था, फिर दूसरा हमला कर सकता था। यदि अनंत जीवन काल वाला कोई दिव्य अमर प्राणी अपना पूरा जीवन किसी कुल को नुकसान पहुंचाने में लगा दे तो ये सचमुच भयानक बात होगी। इस प्रकार एक संगठन जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है उसके लिए किसी दूसरे संगठन से सीधे मुकाबला करना उतना ही दुर्लभ होता है। आमतौर पर दोनों ही समझौते का रास्ता ढूंढना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार जब वे वास्तव में आमने सामने लड़ने लगे तो वे दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे या कम से कम दुश्मन के सभी शीर्ष स्तरीय लड़ाकों को खत्म कर देंगे। यंग फ्लेम कबीले के लिए जीनिंग अब एक बड़ा खतरा बन गया था। वह एक ऐसा राक्षस था जिसे ब्लड क्लाउड हॉल भी सफलतापूर्वक मार नहीं पाया था। अचानक वहां उपस्थित सभी 5 दिव्य अमरों ने अपनी आंखें खोल दी। उन सभी ने एक समान कांस्य ताबीज निकाला। ये सीमलेस गेट है, सफेद बालों वाले जुड़ीदार बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। सीमलेस गेट हमारे यंग फ्लेम कबीले से मिलना चाहता है। सुंदर युवक ने भौहें चढ़ाईं। वे क्या करेंगे? जब उन्होंने पहले हमें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की थी तो हमने उन्हें मना कर दिया था। हम सीमलेस गेट के दुश्मन बनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जिया सम्राट को धोखा देने को तो हम और भी कम तैयार हैं। सब लोग, मैं यात्रा करूंगा। पैट्रियार्क आर्किनम खड़े हो गए। मैं जाकर देखूंगा कि यह सीमलेस गेट आखिर चाहता क्या है। अच्छा, हम इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ देंगे आर्किनम। अभी देर करो। सीमलेस गेट बहुत शक्तिशाली है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। सही। पैट्रियार्क आर्किनम उस प्राचीन मीनार से बाहर निकले, अकेले यात्रा करते हुए। देर रात थी। आसमान में चमकता चांद अपनी चमक से नीचे की दुनिया को नहला रहा था। एक युवती एकांत पर्वत शिखर पर चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी, चमकते चांद को निहार रही थी। उसके पीछे कुल 9 स्वर्ण वस्त्रधारी दिव्य अमर देवता थे। भाई आर्किनम, परम पूज्य दूत यही हैं। एक बादल उनकी ओर उड़ता हुआ आया, जिसके ऊपर 2 आकृतियां थीं। उनमें से एक लंबा, दुबला पतला, संकरी आंखों वाला बुजुर्ग था। ये पैट्रियार्क आर्किनम था। दूसरा सुनहरे वस्त्र पहने एक मिलनसार बुजुर्ग था। कुलपति आर्किनम ने दूर तक देखा, फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या उस युवती के साथ वास्तव में कुल 9 दिव्य अमर थे? सीमलेस गेट बेवजह शक्तिशाली है। एक अकेला दूत इतने सारे दिव्य अमरों के दल का नेतृत्व कर रहा है। मुझे डर है कि ये दल अकेले ही अधिकांश सर्वोच्च कुलों का नाश करने के लिए पर्याप्त है। कुलपति आर्किनम को अचानक एक ठंडे डर का एहसास हुआ। हालांकि वह दूसरों के सामने काफी घमंडी और उद्दंड था, फिर भी सीमलेस गेट के सामने उसे घबराहट महसूस हुई। पैट्रियार्क आर्किनम पर्वत शिखर पर उतरे, फिर तुरंत बोले, आर्किनम आपको नमस्कार करते हैं दूत। पुस्तक 15 अध्याय 10 प्रतीक्षा में पड़े हुए हम। वायलेट ग्रास ने हल्के से सिर हिलाया। कुलपति आर्किनम ने चुपके से उसका निरीक्षण किया। उनके सामने खड़ी यह युवा महिला दूत सुनहरे वस्त्र पहने हुए थी, जिन पर आकर्षक बैंगनी फूलों की कढ़ाई थी। स्पष्ट रूप से वह एक असाधारण व्यक्तित्व थी। यहाँ पीछे खड़े दिव्य अमर सभी साधारण सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे। ये स्पष्ट रूप से उनकी निम्न स्थिति को दर्शाता था। यंग फ्लेम कबीले के दिव्य अमर आर्कानम, क्या आप जानते हैं कि मैं आपको क्यों ढूंढने आया हूँ? वायलेट ग्रास ने हंसते हुए कहा। आर्किनम आपके इरादों का अंदाजा लगाने में असमर्थ है दूत। पैट्रियार्क आर्किनम का रवैया काफी विनम्र था। वायलेट ग्रास हंसा। हा। हाल के वर्षों में हमारे सीमलेस गेट ने आपके यंग फ्लेम कबीले की कई बार मदद की है। मुझे विश्वास है कि अब तक आपको हमारी ईमानदारी का एहसास हो गया होगा। जहाँ तक हमारी शक्ति का सवाल है, हालांकि हमने अभी तक इसका केवल एक संकेत ही प्रकट किया है, आपको यह एहसास हो जाना चाहिए था कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हमारा सीमलेस गेट जहाँ चाहे वहाँ जाता है और ग्रैंड जिया की दुनिया में हमारी मर्जी के मुताबिक काम करता है। और शाही जियामांग कबीला इसके बारे में क्या करता है? बस हमें घूरते रहो और देखते रहो। वास्तव में, पैट्रियार्क आर्किनम ने कहा, सीमलेस गेट की शक्ति को देखते हुए वे निश्चित रूप से जानते थे कि शाही जियामांग कबीला कितना शक्तिशाली था। फिर भी उन्होंने इतनी बेपरवाही से काम करने का साहस किया। खुद पर भरोसा न होने पर क्या वे इस तरह का काम करने की हिम्मत कर सकते थे? उनके अधीन कोई भी दिव्य अमर मूर्ख नहीं था। शाही जिया कबीला की प्रतिक्रिया या उसकी कमी दर्शाती थी कि सीमलेस गेट वास्तव में कितना शक्तिशाली था। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ।
ग्रैंड जिया की दुनिया में कई शक्तियां पहले ही हमारे सीमलेस गेट को अपना समर्थन दे चुकी हैं। वायलेट ग्रास ने आह भरते हुए कहा। ऐसा करने के बाद उनके कबीले और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम्हारा यंग फ्लेम कबीला भी हमारा समर्थन करने को तैयार है तो तुम्हारी शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। पैट्रियार्क आर्किनम बस मुस्कुराते रहे। क्या मजाक, केवल ईस्टवुड संप्रदाय या ब्लड गॉड चर्च जैसी कमजोर ताकतें ही उनका समर्थन कर रही थीं। बहुत कम मार्क्विस ही गद्दार बने होंगे। आखिरकार ऐसा करने पर शाही जिया कबीले का असली दुश्मन बनना तय था। शाही जिया कबीले के पीछे थे दाऊफादर रेनड्रैगन और दाऊफादर क्रिम्सन राइट। उनसे निपटना आसान नहीं होगा। ये दोनों दाऊफादर शायद हाथ के एक इशारे से ही उन्हें खत्म कर सकते थे। मुझे विश्वास है कि आप बता सकते हैं कि हमारा सीमलेस गेट कितना ईमानदार है, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ आए हूँ। वायलेट ग्रास ने आर्किनम की ओर देखते हुए कहा। आर्किनम सचमुच आभारी है कि आप स्वयं आए, दूत। हालांकि यह एक ऐसा मामला है जिससे मेरे कुल का विनाश हो सकता है। आर्किनम दूसरों से परामर्श किए बिना यह निर्णय लेने का साहस नहीं कर सकता। लौटने पर मैं अपने कुल के अन्य सदस्यों को अवश्य सूचित करूंगा और हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कुलपति आर्किनम ने कहा। वायलेट ग्रास ने सिर हिलाया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगी। कृपया बताएं। पैट्रियार्क आर्किनम की आंखें चमक उठीं। सीमलेस गेट ने हाल ही में यंग फ्लेम कबीले की कई बार मदद की थी। मैंने सुना है कि आपके यंग फ्लेम कबीले को जीनिंग नाम का एक बड़ा सिरदर्द है, वायलेट ग्रास ने कहा। हाँ, पैट्रियार्क आर्किनम ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है, दूत, कि आप हमारे यंग फ्लेम कबीले के लिए जीनिंग से छुटकारा पाने को तैयार हैं? अगर आप उसे छुड़ा लेते हैं तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जीनिंग से छुटकारा पाना? यह नामुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारा यंग फ्लेम कबीला हमारे सीमलेस गेट के अधीन होने को तैयार है तो सीमलेस गेट एक ही दिन में उसकी जान ले लेगा, चाहे उसका समर्थक कोई भी हो। वायलेट ग्रास पूरे आत्मविश्वास से भर गई और फिर चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, अगर तुम्हारा यंग फ्लेम कबीला हमारा साथ देने को तैयार नहीं है तो हमारा सीमलेस गेट तुम्हारी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता। पैट्रियार्क आर्किनम मन ही मन ठंडी हंसी हंस रहा था। उनका समर्थन करें, जीनिंग एक आपदा थी, ये सच है, लेकिन सीमलेस गेट का समर्थन करने से पूरे कबीले के लिए वास्तविक विनाश का खतरा पैदा हो जाएगा। इस जीनिंग के कई खास दोस्त और परिवार के सदस्य हैं, वायलेट ग्रास ने शांति से कहा। अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो तो बस उन पर नजर रखना, तुम उसे आखिरकार ढूंढ ही लोगे। लेकिन उनके गुरु अमर डायनकाई पहले से ही एक दिव्य अमर हैं। कुलपति आर्किनम ने भौहें चढ़ाईं। इसके अलावा वह स्टिलवाटर सिटी में हैं। जहां तक जी कबीले के महत्वपूर्ण कुलों की बात है, उनकी संख्या बहुत कम है और वे सभी स्वेलो माउंटेन में हैं। हमारे यंग फ्लेम कबीले के पास कोई मौका नहीं है। नहीं, उसका एक छोटा प्रशिक्षु भाई है जिसका नाम म्यू नॉर्थसन है, वायलेट ग्रास ने कहा। वे दोनों आजीवन मित्र हैं जिन्होंने जीवन और मृत्यु का सामना साथ साथ किया है, लेकिन म्यू नॉर्थसन तो 20 साल से भी ज्यादा समय से लापता है। पैट्रियार्क आर्किनम ने अपना सिर हिलाया। वायलेट ग्रास मुस्कुराई। जीनिंग ने उसे पहले ही बचा लिया है। पैट्रियार्क आर्किनम चौंक गए। यंग फ्लेम कबीले ने जीनिंग की पहले ही विस्तार से जांच कर ली थी। उन्होंने म्यू नॉर्थसन और इम्मोर्टल डायनकाई जैसे लोगों की भी विस्तार से जांच की थी। उन्हें इम्मोर्टल डायनकाई के दिव्य अमर बनने के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन उन्हें नॉर्थसन की वापसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इससे ये पता चलता था कि सीमलेस गेट का खुफिया नेटवर्क उनसे कहीं बेहतर था। इसके अलावा म्यू नॉर्थसन स्वेलो माउंटेन पर नहीं है, न ही वह स्टिलवाटर सिटी में है। वायलेट ग्रास ने हाथ हिलाया और एक चमड़े का स्क्रॉल प्रकट हुआ। उसने उसे पैट्रियार्क आर्किनम की ओर फेंका, जिन्होंने झट से उसे स्वीकार कर लिया। म्यू नॉर्थसन का सटीक ठिकाना इस नक्शे पर है, वायलेट ग्रास ने कहा। अगर तुम उस पर नजर रखो तो शायद कुछ ही समय में तुम जीनिंग को उससे मिलने जाते हुए देख लोगे। दरअसल अगर तुम जल्दी में हो तो तुम म्यू नॉर्थसन का अपहरण भी कर सकते हो और जीनिंग को खुद को दिखाने के लिए मजबूर कर सकते हो। ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर है कि तुम्हारा यंग फ्लेम कबीला कैसे आगे बढ़ना चाहता है। धन्यवाद, दूत। पैट्रियार्क आर्किनम इस चमड़े से बंधी पुस्तक को देखकर बहुत खुश हुआ। हमारे सीमलेस गेट ने एक बार फिर आपके यंग फ्लेम कबीले की मदद की है, वायलेट ग्रास ने शांति से कहा। हालांकि हमारा सीमलेस गेट धैर्यवान है, हमारे धैर्य की भी एक सीमा है। अगर आप हमारा साथ देने से इनकार करते रहेंगे तो हमें आपको शाही जिया कबीले के प्रति मरते दम तक वफादार मानना पड़ेगा। भविष्य में जब हम शाही जिया कबीले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कि हम सबसे पहले आपके यंग फ्लेम कबीले पर हमला करें। कुलपति आर्किनम का चेहरा बदल गया। उन्होंने जल्दी से कहा, चिंता मत करो, दूत। मैं समझ सकता हूँ कि सीमलेस गेट कितना ईमानदार है। हमारे यंग फ्लेम कबीले में इस बात पर काफी बहस चल रही है कि क्या किया जाए, लेकिन एक बात का आप निश्चिंत रह सकते हैं, हम शाही जिया कबीले के प्रति मरते दम तक वफादार नहीं हैं। अब तो बिल्कुल नहीं। कितने शानदार शब्द हैं। वायलेट ग्रास ने हाथ हिलाया। जाओ अब जाकर। पैट्रियार्क आर्किनम ने प्रस्थान किया। जल्द ही उस एकाकी बर्फीले पर्वत शिखर पर केवल वायलेट ग्रास और 10 दिव्य अमर प्राणी ही बचे रह गए। महामहिम, यंग फ्लेम कबीले को जीनिंग से निपटने के लिए क्या वे काफी मजबूत हैं? उन्होंने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया है, सुनहरे वस्त्र पहने एक दिव्य अमर ने फुसफुसाया। यंग फ्लेम कबीले को कम मत आंको। वायलेट ग्रास ने सिर हिलाया। यंग फ्लेम कबीला पंगु की दुनिया के युग से ही अस्तित्व में है और अंततः ग्रैंड जिया की दुनिया में स्थानांतरित हो गया। इस तरह के सभी प्राचीन कबीलों के पास अत्यंत दुर्जेय हथियार हैं। जरा सोचिए,
अतीत में काइंड वाटर कबीला ग्रैंड जिया के सम्राट पद के लिए जियामांग कबीले से लड़ा था। काइंड वाटर कबीला पंगू की दुनिया के एक प्रमुख कबीले की एक शाखा है, जिसके पीछे सच्चे अमर और दिव्य देवताओं का एक समूह था। और फिर भी हालांकि काइंड वाटर कबीला और यंग फ्लेम कबीला इतने सालों से एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, यंग फ्लेम कबीला कभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि उन्हें थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। वास्तव में कुल मिलाकर यंग फ्लेम कबीला पूरी तरह से ऊर्जावान रहा है। आप यंग फ्लेम कबीले को कम कैसे आंक सकते हैं? हम सभी दिव्य अमरों ने सिर हिलाया। देखो और देखो, वायलेट ग्रास ने शांति से कहा। हम यंग फ्लेम कबीले को पहले अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लड़ने देंगे, जबकि हम परछाई से नजर रखेंगे और जीनिंग की शक्तियों और औजारों के बारे में और जानेंगे। अगर यंग फ्लेम कबीला सचमुच इस जीनिंग का सफाया नहीं कर पाता, तब तक हमारे पास उसके बारे में काफी जानकारी होगी। स्वाभाविक रूप से उस समय हम उसके लिए एक जाल बिछा सकते हैं और फिर एक ही बिजली के तेज वार से उसे खत्म कर सकते हैं। अगर मेरा मानना सही है तो ये देखते हुए कि यंग फ्लेम कबीला काइंड वाटर कबीले के खिलाफ इस हद तक लड़ने को तैयार है, उनकी पृष्ठभूमि जरूर आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रही होगी। जब तक जीनिंग के पीछे बैठा दावफादर दखल नहीं देता, तब तक उनके लिए उसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए, वायलेट ग्रास ने हंसते हुए कहा। यंग फ्लेम कबीले ने गुप्त रूप से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया तथा उन्हें प्राप्त खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जीनिंग की हत्या के लिए कई योजनाएं बनाई। इस बार हम चारों मिलकर लड़ेंगे, आर्किनम, डेडवुड, गोल्डक्लॉक और मैं, इन्फेचुएशन, साथ मिलकर लड़ेंगे। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी नजरों से बाकियों को घूरा। तुम तीनों मेरी कमान में रहोगे, ठीक है? पैट्रियार्क आर्किनम ने सिर हिलाया। मोह, हमें तुम पर भरोसा है। हाथ में बड़ी घड़ी पकड़े हुए आदमी ने सहमति जताई। ठीक है। सफेद बालों वाले पैट्रियार्क डेडवुड ने भी सिर हिलाया। पैट्रियार्क इन्फेचुएशन एक प्राचीन व्यक्ति था जिसकी आंखों में एक छिपा हुआ दुख था, लेकिन उसकी शक्ति सचमुच अपार थी। सेलेस्टियल इमॉर्टल इन्फेचुएशन तीनों लोकों में काफी प्रसिद्ध था और वास्तव में सर्वोच्च स्तर के सेलेस्टियल इमॉर्टल्स में से एक था। सनफिश, मैं तुम्हें इस टॉवर की रक्षा करने के लिए छोड़ दूंगा, पैट्रियार्क इन्फेचुएशन ने निर्देश दिया। ठीक है। कुलपति सनफिश ने सिर हिलाया। चलो चलें, पैट्रियार्क इन्फेचुएशन ने कहा। तुरंत ही पैट्रियार्क आर्किनम, डेडवुड और गोल्डक्लॉक भी उनके पीछे चले गए। रात का समय था। ये चार दिव्य अमर चुपके से स्टिलवाटर कमांडरी की ओर बढ़े। चारों ही बेहद शक्तिशाली थे, जिनमें पैट्रियार्क इन्फेचुएशन सबसे शक्तिशाली था। पैट्रियार्क डेडवुड के पास शक्तिशाली मंत्र थे, जबकि पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक के पास एक शक्तिशाली जादुई वस्तु थी। दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर थे। पैट्रियार्क आर्किनम को वास्तव में सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन फिर भी वह एक बेहतरीन दिव्य अमर था। स्टिलवाटर कमांडरी के भीतर एक जंगली इलाका, एक झील के ऊपर हवा में चार आकृतियां चुपके से प्रकट हुईं। देखो उधर, पैट्रियार्क आर्किनम ने दूर की ओर इशारा किया, जहां एक झील के किनारे एक लकड़ी का घर दिखाई दे रहा था। लकड़ी के घर के बाहर सफेद वस्त्र पहने, थोड़े सफेद बालों वाला एक युवक सीढ़ियों पर बैठा था, सिर उठाए चमकते चांद को देख रहा था। उसके हाथ में एक जेड ग्लोब था। छोटी जिया, आज 16वां दिन है ना? चांद तो कल से भी ज्यादा गोल है। ये सचमुच गोल है। किंवदंतियों के अनुसार चंद्र महल की परी चांग ई चंद्र तारे पर रहती है, जो त्रिलोक के बाहर स्थित है, जेड ग्लोब में बैठी युवती ने कुछ ईर्ष्या से कहा। एक चांग ई प्रसिद्ध धनुर्धर होवी की पत्नी थी। उनकी कहानी चीन में एक प्रसिद्ध मिथक है, जहाँ ज्यादातर कहानियों में वह गलती से अमरता की गोली खाकर ज्यादा मात्रा में लेकर अपने पति को धोखा देती हैं और इस तरह अपने पति को छोड़कर चांद पर चली जाती हैं। ठीक है, भविष्य में जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें, छोटी जिया, चंद्र तारे की सैर कराने ले जाऊंगा। हम खुद देखेंगे कि क्या सचमुच कोई चंद्र महल है और क्या सचमुच कोई चांद ही है। सफेद वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाते हुए कहा। चार दूरस्थ दिव्य अमर बहुत पहले ही छिप गए थे। ये वास्तव में म्यू नॉर्टसन है। सीमलेस गेट की जानकारी सटीक है। अभी से संरचनाएं तैयार करो। सब कुछ तैयार करने के बाद संरचनाओं को सक्रिय न होने दो। जी निंग के आने के बाद हम उन्हें सक्रिय कर देंगे, कुलपति इन्फेचुएशन ने तुरंत आदेश दिया। दरअसल हमें संरचनाओं की क्या जरूरत है? एक बार मेरी यह महाघड़ी छूट गई तो यह नष्ट हो जाएगी, महाघड़ी पकड़े हुए आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि तुम्हारी यह सुनहरी घड़ी बहुत पहले हमारे यंग फ्लेम कबीले द्वारा पंगू की दुनिया से ग्रैंड जिया की इस दुनिया में पहुंचाई गई थी, और हालांकि यह बेहद शक्तिशाली और एक उच्च श्रेणी का शुद्ध यान खजाना है, ये जी निंग ब्लड क्लाउड हॉल की हत्या के प्रयास से भी बच निकलने में सक्षम थी। हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें सब कुछ पूरी तरह से तैयार करना होगा, पैट्रियार्क इन्फेचुएशन ने निर्देश दिया। और इस तरह चारों दिव्य अमर इस झील के किनारे घात लगाने की तैयारी करने लगे। उनकी क्षमताओं के कारण नॉर्टसन उन्हें पकड़ने में पूरी तरह असमर्थ था। दिव्य अमर प्राणियों का जीवन काल अनंत होता है और इसलिए उनमें असाधारण धैर्य होता है। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी, राजा यान की संपत्ति। राजा यान की जागीर में निवास करने के दूसरे दिन निंग अपने चचेरे भाई युची जियुए के साथ जागीर की सड़कों पर टहल रहा था। जा रहे हो इतनी जल्दी? युची शियुए उसे जाने देने को थोड़ा हिचकिचा रही थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि स्वेलो माउंटेन कई परतों से सुरक्षित है और यह एक अभेद्य किले जैसा है? क्या ये बहुत सुरक्षित नहीं है? मैं अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई से मिलने जा रहा हूँ। मुझे बेचैनी हो रही है, निंग ने कहा। तुम्हें किस बात से बेचैनी हो रही है? अचानक एक आवाज गूंजी। पत्थर के रास्ते के कोने से एक लंबी मांसल आकृति दिखाई दी, जिसने ढीले वस्त्र पहने हुए थे।
राजा यान, आपको सादर नमस्कार, निंग ने जल्दी से कहा। तुम मेरे घर आए थे, लेकिन मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे? राजा यान ने हंसते हुए कहा। आओ टहलते हैं और बातें करते हैं। निंग और शियुए दोनों राजा यान के साथ सैर पर निकल पड़े और ग्रैंड जिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों पर बातचीत करते रहे। निंग ने अचानक कहा, वरिष्ठ राजा यान, मैंने सुना है कि पिता क्रिम्सन ब्राइट ने अपने प्रमुख लोगों के लिए पुनर्जन्म का एक छोटा चक्र स्थापित किया है। क्या आप इस बारे में जानते हैं, वरिष्ठ? निंग इस पूरे समय अपने माता पिता के बारे में और जानना चाहता था। राजा यान शाही कुल का था, स्वाभाविक रूप से उसे पुनर्जन्म के लघु चक्र के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल, राजा यान ने सिर हिलाया, फिर अचानक हंसते हुए बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरा उपनाम भूल गए हों? उपनाम? निंग चौंका। राजा यान का उपनाम यमराजा था। 2 जैसा कि चीनी मिथक में पुस्तक 11 अध्याय 22 में बताया गया है, 10 यम नरक राजा पाताल लोक पर शासन करते थे और मृतकों का न्याय करते थे, उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में भेजते थे। दाव पिता ने पुनर्जन्म चक्र का पुनर्निर्माण करने के बाद उसमें 10 बड़े और अनगिनत छोटे लोगों को शामिल किया। राजा यान ने हंसते हुए कहा, उनके चक्र में भी 10 यम राजा हैं और मैं उनमें से एक हूँ, नरक के 10 यम राजा।